हेलो भाई। कैसे हो आप सभी? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में, जिसमें आज मैं आप सबको सारी चीज़ें अपनी पूरी जर्नी डिटेल में बताऊंगा। कैसे मैंने केवीएस की तैयारी करी, उसके बाद और कौन कौन से एग्जाम दिए, डीएसएसबी का दिया तो उसमें पास होने के बावजूद भी मैं क्यों डीएसएसबी में ज्वाइन नहीं कर पाया। दो दो एग्जाम डीएसएसबी के क्लियर किए, उसके बाद फिर से डीएसएसबी का दिया, उसमें नहीं पास हुआ। फिर किसी और एक दो और एग्जाम दिए, उनमें पास हुआ या नहीं हुआ। कितने फेलियर्स देखे। क्या मेरी जर्नी उतनी बढ़िया दिखती, उतनी ही बढ़िया है क्या जितनी बढ़िया आप सबको दिखती है? ठीक है। तो और फाइनली अब केवीएस में बिल्कुल घर के पास मेरी पोस्टिंग कैसे हुई, और उसके बाद अब फाइनली हार्ड स्टेशन में कैसे गए एकदम। आप सभी बच्चे मेरे से हर उस चीज से रिलेट कर पाओगे कि देखो, आप लोगों का भाई अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही। आपको ये नहीं पता कि डीएसएसबी की तैयारी करें या केवीएसटी करें। केवीएसटी करने लग जाओगे तो क्या पता है, एकदम दिमाग में थॉट आता है कि यार कहीं डीएसएसबी ना आ जाए। डीएसएसबी करोगे तो एकदम हर दूसरे महीने में एकदम माहौल बनता है कि केवीएस की वैकेंसी आएंगी, केवीएस की वैकेंसी आएंगी। तो फिर डर सा लगता है कि हम एक जगह एक चीज की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरा गोल या दूसरी वैकेंसी मेरे हाथ से ना निकल जाए। और एक बार की वैकेंसी का निकलना हाथ से, इसका मतलब आप लोगों को भी पता है कि 3-4 साल गए पानी हो गए। और 3-4 साल आज कल आपको है कि 30 साल की एज है, तो एक वैकेंसी गई तो मतलब बस एक लास्ट ही चांस बचा उसके बाद का। तो ठीक है भाई, आप सभी कुछ ना कुछ ऐसी कोई ना कोई रिलेटेबल इंसिडेंट आपसे जरूर मिलता जुलता मिलेगा मेरी लाइफ का, जो आप लोग उससे कुछ ना कुछ ऐसी सीख ले पाओगे जो पूरी लाइफ आपके साथ रहेगा। और स्पेशली इस जर्नी में जरूर रहेगा भाई, जब आप तैयारी कर रहे हो, अपनी लाइफ के सबसे क्रूशियल फेज में हो। क्योंकि देखो पता है क्या है, आप लोग भी उस फेज को अभी देख रहे हो ना कि वैकेंसी का नहीं पता। मैंने तो उस टाइम से तैयारी शुरू करी थी जब मेरा मैं एलिजिबल ही नहीं था। बस मेरे पेरेंट्स ने ये कह दिया था कि भाई नहीं नहीं करनी है तेरी, और एलिजिबल हो जाओगे, इस तरीके से हो जाओगे, उस तरीके से हो जाओगे। तो मतलब वो कैसा था वो फेज मेरा, जो मैं उसको भी झेल गया। और आप लोग अब थोड़ा सा उस चीज को फेस कर रहे हो तो थोड़े से डगमगा रहे हो मेरे रास्ते से। तो ये सारी एक मैंने आपको बता दिया कि ये पूरी वीडियो किस बारे में होने वाली है। भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप लोगों से बिल्कुल यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बेशक मत देखना, अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना। क्योंकि हमारी जर्नी में, मेरी जर्नी में स्पेशली, मेरे से ज्यादा पेरेंट्स का ही योगदान होता है। क्यों? क्योंकि हम तैयारी केवल कर रहे होते हैं। हमारे आसपास से दाएं बाएं ऐसे कैसा एनवायरमेंट, अगर हर रोज मैं आपको एक बार ये कह दूं कि भाई पढ़ लो, कुछ नहीं है, तैयारी हो जाएगी ना, वैकेंसी भी आ जाएंगे अपने आप, हो जाएगा भाई, टेंशन मत लो। बेशक इससे ज्यादा और कुछ ना कहूं, आपके मन में एक पॉजिटिव आता रहेगा। लेकिन हर रोज अगर मैं सोच के देखो, जितनी बार आपके सामने मेरी वीडियो आए या थंबनेल आए, कुछ भी आए, बस एक नेगेटिव बात दिख जाए उसमें कि कितनी मेहनत कर लो, सब लूट के खा रहे हैं। कितनी मेहनत कर लो, कोई ना कोई पैसे वाला ही नौकरी लेके जाएगा बस। कितनी मेहनत कर लो, करप्शन हो जाएगा, है ना। कितनी मेहनत कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन थोड़े होगा 1 लाख में, 2 लाख में। आप कितनी ही मेहनत कर लेना, कितना ही इंटेलिजेंट हो भाई, मतलब चांसेस सिलेक्शन के ना के बराबर हो जाएंगे। दिमाग की तरह काम करती है चीजें। और अब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट 99% हमारे पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। तो ये वीडियो आप देखो चाहे ना देखो, अपने पेरेंट्स को जरूर दिखा देना। बहुत लाइफ चेंजिंग होगी, मैं बता रहा हूँ, आपकी जर्नी पूरी स्मूथली चली जाएगी। तो ठीक है भाई, सबसे पहली बार थोड़ा सा जो बच्चे वैसे तो मोस्टली जानते हैं, पर फिर भी अगर कोई बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है अश्विनी, और मैं फिलहाल केंद्रीय विद्यालय में एज ए पीआरटी वर्किंग हूँ। और मेरा सिलेक्शन हुआ था भाई 2019 में। लेकिन 2019 से लेके अभी तक मैं 2 अलग-अलग केवी में काम कर चुका हूँ, जिसमें से अभी दूसरा मेरा यहाँ पे इतनी सुंदर जगह पे है, कारगिल। और ठीक है, यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसके बीच में क्या-क्या फेलियर्स देखे, क्या-क्या मैंने सक्सेस देखी है, और कौन-कौन से एग्ज़ाम मेरे क्लियर हुए हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है? तो आ जाइए भाई। देखो भाई, मेरी जर्नी शुरू होती है, मैं पहले सैनिक स्कूल में पढ़ता था। तो सैनिक स्कूल में मतलब मैं इतना कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था नहीं। मैंने क्या बताऊँ आपको, 10th मेरी 7 सीजीपीए थी। 7 सीजीपीए समझ लो आप, 66% मार्क्स थे मेरे। और इसके अलावा फिर 11th में मैं मतलब बहुत मेहनत करी। इंटेलिजेंट था बट कंसिस्टेंट नहीं था। ठीक है, पर ये था कि मैं अपनी क्लास में मेहनत करके फेल नहीं हुआ। ठीक है, पास हो गया था मैं। और मेरे वही 55-56% नंबर आए थे। 12th में दिसंबर तक तो हम वैसे ही एनडी की तैयारी करते थे। तो दिसंबर के बाद मैंने 12th का नॉन मेडिकल का सिलेबस उठाया था, और उसके बाद फिर तैयारी करी। तो वही कितने नंबर आने थे मेरे, जब रिजल्ट आया ना, तो मैं दिल्ली एनडी की ही तैयारी के लिए कोचिंग के लिए गया था। मैं, मेरे एक दो दोस्त थे। तो पापा फोन आता है मेरे पास कि भी रिजल्ट आ गया, बता क्या रहा। मैं देखा माँ, जितना पापा पहला ही क्वेश्चन था, पास हो गया ना। मैं हाँ, बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मजे करा, आगे नंबर आना चाहिए हमने, तू पास होना चाहिए, अपना अगली तैयारी पे ध्यान दे। मतलब जब ये चीज सुनने को मिलती है तो एकदम दिमाग में आता है कि यार सब कुछ तो ईज़ी है लाइफ में, सब कुछ तो कर सकते हैं। मतलब एक वो नहीं होता कि रिजल्ट आए, रिजल्ट तो मुझे पता 60 नंबर है, परसेंट नंबर है, 61% नंबर है मेरे, कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है।
पर जब एक बार सामने वाले बार-बार आपको ये कहते हैं ना, शाबाश मज़ा आ गया गज़ब, तो इससे ना ये नहीं पता चलेगा कि 61% नंबर बहुत है। ये मैसेज नहीं जाएगा, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अब हम डाँट देंगे तो ये इसको ये मैसेज होगा कि 61% नंबर कम है। भई जब हम रिजल्ट आता है ना और हम मान लो पास फेल होते हैं या जो भी कुछ है और पेरेंट्स का जो रिएक्शन होता है वो आपको आपकी अहमियत बताता है फिर। समझे, जब मेरे पापा ने या पेरेंट्स मेरे कोई भी चीज़ में फेल होता था या पास होता था ना, कुछ भी होता था ना, तो हम हमेशा कहते थे चलो बहुत बढ़िया गज़ब है, अब अपना आगे उस पे ध्यान दे। ठीक है, जितना हो गया वो ठीक है। मतलब उनमें एक एक्सेप्टेंस थी कि ठीक है, आगे ध्यान दे। तो उससे मेरे दिमाग में क्या जाता था कि यार बढ़िया है, मतलब मेरे पेरेंट्स तो खुश हो गए मेरी चीज़ से, है ना? अब आगे इस पे मेहनत कर लेंगे। मैं एनडीए में नहीं जा पाया भाई, नहीं फाइनल सिलेक्शन हो पाया, मैं रह गया किसी भी कारण एक्स-वाई-ज़ेड कारण से। मेरे मन में आ गया मैंने जेबीटी करनी है। सबसे पहले कौन-सी तैयारी ऐसा कोर्स है जिससे मैं नौकरी लग जाऊँगा, तो मैंने जेबीटी करनी है। मर्चेंट नेवी का भी ध्यान में आया था भाई, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी तो नहीं पता होता था हमें। सैनिक स्कूल में केवल एक क्लोज़ को उसमें रहते थे हम, उस बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड थे। एनडीए, एनडीए दिखता था। फिर उसके बाद एकदम सीधा बाहर आया तो ये सब कुछ देखा। पहली बार मैंने अपने गाँव देखा इतने उससे कि भई अब यहीं रहना है इसी गाँव में। जिस गाँव में ये हो रखा था ना कि सैनिक स्कूल में पढ़ता है लड़का, सैनिक स्कूल में पढ़ता है। अब उसी गाँव में रहना उन्हीं लोगों के बीच में। अब उन्हीं बच्चों के साथ घूमना जो सरकारी स्कूल में या नॉर्मल बच्चे पढ़ते थे और तू वहाँ पढ़ता था, तुझे भी वहीं रहना है। तो वो थोड़ा-सा ना एक बड़ा ही अजीब-सा सिस्टम हो गया था मेरे लिए। तो मतलब पर ये था कि पेरेंट्स ने वो एक कभी वो चीज़ होने नहीं दी। फैमिली का सिस्टम थोड़ा ठीक था मेरा। तो गाँव में भी रहते थे तो भी हम बड़ा ठीक-ठाक तरीके से ही रहते थे। तो फिर उसके बाद मेरे मन में आया कि यार मुझे तो ना जेबीटी करनी है। क्यों? क्योंकि मम्मी टीचर है ना? पापा टीचर है, तो मुझे तो जेबीटी करनी है। मस्त भाई साहब 60-70 हज़ार रुपए तनख्वाह है। जेबीटी कौन करता है हरियाणा में? आप लोगों को भी पता है जेबीटी मतलब पहले तो स्पेसिफिक वही मतलब ऐसे ही कर देते थे कि मेरी क्लास में जब मैं देखो मेरे स्कूल में लड़कियाँ नहीं थी, कॉलेज में लड़कियाँ नहीं थी, मतलब फिर एनडीए-वनडीए की तैयारी करते थे तब लड़कियाँ नहीं थी। फिर मैंने तो पहली बार इतनी लड़कियाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब ये क्या लड़कियों वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। मैंने पहली बार इतनी लड़कियाँ जेबीटी में देखी थी। मेरे पूरे कमरे में जब एग्ज़ाम देने गया था, मेरे पूरे कमरे में मैं अकेला लड़का था। सारी लड़कियाँ थी। तो मैं ऐसे हँस-हँस के फिर घर पे बता रहा हूँ, ऐसे देखो मेरी क्लास में सारी लड़कियाँ हैं और मैं अकेला लड़का हूँ और ये वो, है ना? और सबको मतलब ऐसे कोई मेरे से कुछ पूछ लेता तो सबको ऐसे समझा देता था चीज़ें। तो सेकंड सेमेस्टर में आया ना मैं, एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जिसकी शादी नहीं हो रखी थी। मोस्टली लड़कियाँ जब तक मैं फाइनल पेपर दे दे रहा था ना जेबीटी के, पूरे सेंटर की शादी हो चुकी थी। समझ गए आप? तो ये कांसेप्ट होता था जेबीटी का कि भी बस जेबीटी कर ली बस। और आज भी 90% बच्चों की जेबीटी कंप्लीट होने तक केवल यही रहता है कि जेबीटी करेंगे फिर टीचर बनेंगे। लेकिन तैयारी का कभी माइंडसेट नहीं होता कि जेबीटी में ही तैयारी शुरू करनी चाहिए हमें भई। तभी तैयारी शुरू करोगे ना, सोच के देखो आज आप 2 साल तैयारी करी, फिर आप डेढ़ 2 साल ले रहे हो तैयारी करने की। नहीं, आप 2 साल जब जेबीटी पढ़ रहे हो, उसको इतना सीरियस पढ़ो, थोड़ा-सा अगर कोचिंग लेने की जरूरत है तो कोचिंग अभी ले लो। जेबीटी के साथ-साथ से हाँ, हमसे जुड़ जाओ, हमारी ऐप डाउनलोड कर लो। चलो फिर तो और बात है, अब सुनो। तो जेबीटी की तैयारी करी, उसके बाद फिर मैं साथ-साथ में मतलब ये था कि जेबीटी कर रहा हूँ, तब तक मैं कोचिंग-वोचिंग मतलब इसके लिए इतना सीरियस नहीं था कि मैं टीचिंग लाइन में मतलब ऐसे प्रॉपर सिलेक्शन लेना है। मतलब ये था कि टीचर बनना है, सरकारी टीचर लगना है मतलब हो जाऊँगा। पर मतलब वो नहीं होता कि उसकी कोई पिक्चर नहीं थी मेरे सामने कि कैसे लगना है, दिल्ली में टीचर कैसे लगते हैं, हरियाणा में कैसे, कुछ भी नहीं पता था मुझे। पर ये पता था कि भई हाँ, टीचर लगने का एक तरीका होता है, तो उसका एक रास्ता है जेबीटी। तो इसलिए मैं जेबीटी बड़ी उससे करी। और फिर उसके बाद साथ-साथ में हम एसएससी वगैरह उस टाइम फिर पता चला मुझे कि एसएससी होती है, क्योंकि बाहर से स्कूल से बाहर आया एनडीए के अलावा बच क्या गया एसएससी। तो एसएससी के लिए मैंने थोड़ा-सा सोनीपत में एक गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग सेंटर था पहले, मतलब एक्सिस कोचिंग सेंटर था, 2 भाई थे, दोनों भाई 2 भाई दो दोनों तो भाई। एक नंबर का पढ़ाते थे भैया आशीष सर, और उनके भाई थे, मैं नाम भूल गया उनका, अगर कोई सोनीपत से तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो इतना गज़ब पढ़ाते थे भाई, क्या मज़ा आता था। लेकिन कमाल की बात देखो साल सारा पढ़ गया भाई, और क्योंकि मैं आंसर करता था बहुत ठीक-ठाक, और थोड़ा-सा एक वो नहीं होता कि आपको दिख जाता है कि ये बच्चा थोड़ा-सा अलग है। तो ये चीज़ मैं भी फ़ील करता था कि मैं ना इनसे थोड़ा-सा कुछ तो है, मैं जो थोड़ा-सा ना ये दोस्त बना सकता हूँ बहुत जल्दी, है ना? तो मैं 1 साल सारा मतलब ऐसे वो हो जाता था कि उनके मन में हाई जगह बना गया मैं सबके में। उम, वो इस चक्कर में मेरे से फीस ही लेना भूल गई, है ना? वो भी मैं फीस ही नहीं दी। जब मैं मतलब वहाँ से 1 साल सारा ऐसे ही जाता, पढ़ता और अपना, अब मैं फॉर्म नहीं भरा किसी भी चीज़ का, एसएससी, सीएचएसएल किसी भी चीज़ का नहीं भरता था। मैं बस ऐसे ही मैथ ले लिया वहाँ से, इंग्लिश पढ़ ली। तो इससे क्या हुआ, मैथ के मैंने वो शॉर्टकट में पढ़ाते थे। लेकिन मैं क्या करता, मैथ वहाँ से पढ़ा, मानो उन्होंने प्रॉफिट पढ़ाया। मैंने घर आके प्रॉफिट पढ़ा। लेकिन मैं प्रॉफिट अपने स्पीड से पढ़ता था। मैंने प्रॉफिट का चैप्टर उठाया, एक-एक चीज़ करी उसकी, जनरल मेथड से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी शुरू करी। जनरल मेथड को ही इतना पक्का बना लिया कि जब वो शॉर्टकट से करवाते थे ना,
तो मेरे पास से अगर शॉर्टकट का तरीका मुझे ध्यान आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरा जनरल मेथड से ही इतना जल्दी मैं करता था कि मतलब जो शॉर्टकट से करते थे उनके साथ-साथ मैचिंग में मैं आंसर निकाल देता था। कोई भी नया क्वेश्चन आया तो मैं कर देता था, बाकी बच्चे जिनको शॉर्टकट होते थे ना, तो वो नए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो मेरे एक मन में ना एक पॉजिटिव लैडर सी चढ़ता गया मैं। फिर ये हो गया, फिर मैं थोड़ा-सा आरएसएस और इन चीज़ों के इसमें आ गया, तो मैं फिर थोड़ा-सा घर से मतलब जर्नी सुनते रहना वहाँ पे। मैं घर से फिर थोड़ा-सा साइड हो गया। घर से बाहर ही रहना, दिल्ली, पंचकुला और इधर-उधर दाएँ-बाएँ पूरा रहना। मैं उसमें ही काम में ऐसा घुल गया कि वहीं रह के थोड़ा बहुत अपना पढ़ता और पूरा दिन फिर दाएँ-बाएँ की और चीज़ों में, सामाजिक कार्यों में, सेवा के कामों में इतना लग जाता कि मुझे अपनी तक की सुध-बुध नहीं रहती कि मैं खुद का क्या कुछ करना है। तो फिर ये हुआ, फिर 2000 ये 15 मेरी 12th हुई थी, 2015 में ही फिर ये समझ लो आप, उसके बाद जेबीटी में एडमिशन लिया 15 से 16, 16 से 17, 17 में मेरी जेबीटी कंप्लीट हो गई। 17 के दिसंबर में मैंने फिर एग्ज़ाम दिया। मेरी मम्मी ने एक दिन फिर मुझे वहाँ से बुला लिया पंचकुला से कि भी आजा, तेरा पेपर है स्टेट का। मम्मी मैं कर लूँगा, बोली नहीं तू यहीं आ, मैं नहीं मैं कर लूँगा। मतलब ऐसे जो जद्दोजहद कर आकर मैं जस्ट स्टेट से 15-20 दिन पहले घर आ गया। और अब मुझे भी पता था मैं नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि एस्टेट वेस्टेट के लिए यार क्या ही पढ़ना होता है। मतलब मेरा दिमाग ऐसा था कि यार एस्टेट के लिए थोड़ी पढ़ूँगा, अब इतना थोड़ी लेवल है। अब ये मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो? कोई चीज़ मेरे लिए बहुत आसान हो सकती है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। कोई चीज़ आपके लिए बहुत ईज़ी होगी, मेरे लिए वही चीज़ इतनी मुश्किल होगी कि ये सोच भी नहीं सकते। तो ये सारा माइंडसेट का था। तो मेरे घरवालों ने ना बचपन से इतना मेरा वो बना रखा था, एक लेयर बना रखी थी मेरे आस-पास की, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट। और वो चीज़ ना मेरे दिमाग में इतनी बैठ चुकी थी कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ भाई साहब। मेरे से इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। नहीं तो आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो। मेरे 6th में वही 70% मार्क्स, 7th में मेरी 72, 73, 8th में मेरे वही 80% मार्क्स, 9th में 60% मार्क्स, 10th में मेरे 65%। मैं कभी मतलब वो 65 से ऊपर जा ही नहीं पाया। समझ रहे हो मेरी चीज़? लेकिन फिर भी घरवालों ने बिल्कुल, मैं हमेशा ट्रीट किया गया हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कभी भी उतना ही रहा जितना एक टॉपर टाइप बच्चे में रहा था। कभी मेरे अंदर उस चीज़ में 1% क्यों नहीं, शायद टॉपर से भी ज़्यादा हूँ। मैं जब बोलने की बात आती थी, कोई बात अपनी किसी टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज़ प्रेज़ेंट करने की बात आती थी, कुछ भी बात आती थी, मैं शायद क्या पता इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव था, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता था, इस वज़ह से कि मैं किसी को भी दबा सकता था। मतलब अपने मन में इतना, अपने अंदर ही अंदर इतना रहता था कॉन्फिडेंट कि मैं देख लूँगा सारी चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, थोड़ा और कॉन्फिडेंट होते थे, ये चीज़ें कई बार इनकी वज़ह से सेटबैक लगते हैं, पर ठीक है, मेरे लिए वो चीज़ें ईज़ी काम करी गई हैं। बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। तो मैं भई एचटेट की बात आती है, 2018 में फिर मैंने एचटेट, 2017 में मैंने दिसंबर में हमारा एचटेट होता है, 19-20 मेरे ख़्याल से 23 तारीख का एचटेट था 2018-17 में, आप एक बार चेक कर लेना। तो मैं पेपर दे गया, पेपर दिया, मैं कुछ नहीं पढ़ रहा भाई, मैंने उस टाइम पे एचटेट के टाइम मुझे पंडोरा और ये पियाजे पता ही नहीं था। कुछ भी नहीं पता था मुझे। मैं मतलब एक वो नहीं होता कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, हिंदी, इंग्लिश अच्छी थी, मैथ आता था, ये सारी चीज़ें आती थी। एचटेट में 118 नंबर। और जन सच बता रहा हूँ, मैं जब एचटेट में ईवीएस का पेपर देखा ना मैंने, आधे से ज़्यादा मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर मुझे ये पता थे कि ये आंसर है। उसके अलावा एक भी क्वेश्चन ऐसे मैं बिल्कुल श्योर नहीं कह सकता था कि ये आंसर है, देख लो। फिर भी मतलब क्यों? क्योंकि वो पीछे की अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी थी, पढ़-पढ़ के जीके के क्वेश्चन पढ़ के, वो कॉन्फिडेंस और वो सारी चीज़ें, दाएँ-बाएँ की चीज़ें। याद रखना, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर था, लेकिन ये नहीं था कि मैं पढ़ता नहीं था। पढ़ता बहुत था। सीटिंग पावर इतनी थी कि एनडी के टाइम पे मैं पूरा-पूरा दिन पढ़ता रहता था। मतलब सुबह पढ़ने को बैठा 8-9 बजे और रात के 11-12 बजे तक पढ़ता ही रहा। बीच में खाना खा लिया, कुछ हो गया, लेकिन पढ़ता रहा लगातार। मतलब इस तरीके का सिस्टम था। मैं नंबर हमेशा कमाए, लेकिन जीके, अपने आस-पास क्या हो रहा है, ज्योग्राफी और ये सारी चीज़ें, सोशल अवेयरनेस इतनी बढ़िया थी मेरी कि मुझे ठीक-ठाक 5th क्लास में, सोच के देखो, मैं 4th क्लास तक स्कूलों में ही नहीं गया, स्कूल में ही नहीं पढ़ा था। 5th क्लास में ही सीधा स्कूल में गया था। क्योंकि मेरी मम्मी टीचर थी, सरकारी स्कूल में हो गया था, मेरा काम चल गया था। 5th क्लास में जो यार, जो आप लोगों को पता भी होगा, जो पुराने बच्चे थोड़े से, उनको पता होगा कि भई पहले ना एक इसमें बसों में, हरियाणा रोडवेज़ में एक बस स्टैंड पे वो बिकती थी, थोड़ी-सी काली-काली नकली-नकली सी फोटोकॉपी से टाइप की जीके की बुक। उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते थे। कैसे-कैसे कि सबसे बड़ी मछली व्हेल मछली, ऐसा पक्षी जो हाथी को भी उठा के लेके जा सकता है, उकाब पक्षी कहाँ पाया जाता है? रसिया में पाया जाता है। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन होते थे उसमें वन लाइन, वो मुझे पूरी याद थी 5th में ही। समझ गए? तो ये चीज़ें, ये एक चीज़ मेरे लिए पॉज़िटिव काम करती थी। तो एसटेट का 2017 में मेरा क्लियर हो गया। मैं फिर गोली, जिस दिन पेपर हुआ उसके अगले दिन गायब घर से। तो मैं फिर चला गया। फिर घरवालों को पता था कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ गया हूँ या जो भी है। तो फिर उसके बाद 2018 आता है। 2018 में फिर मैं 4-5 महीने गायब रहा। फिर 2018 में वैकेंसी आ जाती है, डीएसएसबी का कोई पेपर था, वो शायद कैंसल-वैंसल हो गया था, क्या था, जो भी था। मैंने उस पेपर को, क्या बोलते हैं, वो करा, उस पेपर को घरवालों ने भर दिया। मैं नहीं आया घर। मम्मी ने बोला कि आजा तैयारी कर ले, नहीं।
क्योंकि मैं एलिजिबल भी नहीं था, सीटेट ही नहीं हुआ था। जब से मैंने जेबीटी में एडमिशन लिया था तब से लेके मतलब 2015 में एडमिशन लिया था मैंने हालांकि, पर 2016 से 2018 तक कोई भी सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ था। तो डीएसएसपी की वैकेंसी आ गई, मैंने फॉर्म भर दिया। फिर उसके बाद मैं मार्च अप्रैल में मैं घर आया, घर बुला लिया मम्मी ने जबरदस्ती कर आगे कि भी आजा नहीं है ये वो आरएसएस वालों के पास फोन कर दिया कि भी ये देखो पढ़ता नहीं और ये नहीं। इसको उन्होंने भी मुझे समझाया कि भाई तू अगर यही काम करना ना, तू पहले जीवन में कुछ कर, अपना नाम रोशन कर, फिर तुझे ये लगे ना कि तू हाँ तूने कुछ पा लिया अब, फिर तू उसको छोड़ने की हिम्मत रखना। ऐसे नहीं कि तेरे पास कुछ है ही नहीं और मैं छोड़ के आरएसएस में बैठा हूँ, नहीं, खुद को प्रूव कर, अपने जीवन में कुछ बढ़िया कर, तब तू किसी का भला कर पाएगा। उन्होंने खूब समझाया, फिर मैं आरएसएस के वहां से आके अपने वहां लोकल में वहां काम करता हूँ, अपना पढ़ता। फिर मैं मार्च अप्रैल 2018 में मैं आ गया घर। उसी टाइम में फिर ये जो डीएसएसपी का एग्जाम कैंसिल होके आया था, दोबारा भरे गए थे ना फॉर्म जनवरी में, इसके फॉर्म मैंने फिल कर दिए थे, मतलब घर वालों ने। इसकी मैं तैयारी कर रहा था, मेरे पास सीटेट तक भी नहीं था। सोच के देखो, मैं कहता कि मम्मी सीटेट तो है नहीं, होगा ही नहीं। मम्मी ने क्या कहा, भाई कोर्ट के थ्रू जाना चाहिए, समझ गए, सब बच्चे भर रहे हैं, तू भी भर और होगा, ये लेंगे फाइनल, तुझे देख लेना। मम्मी नहीं होगा, लेकिन वो पढ़ता रहा। मैं वहां सोनीपत में फिर एक आशीष दहिया कर, आशीष सुनील दहिया करके एक सर थे, तो वहां जीडीसीसी मेरे पहले वो, फिर वो गैलेक्सी में चले गए, फिर वापस से जीडीसीसी में आ गए थे। तो उनके साथ साथ मैं, वो जहां जाते मैं वहीं पढ़ता। मैंने जीडीसीसी में आना क्या बोलते हैं, गैलेक्सी कोचिंग सेंटर में जरूर फीस दी थी, है ना, और वही मेरी वेस्ट गई फिर। क्यों? क्योंकि मैं वहां बस एक टीचर के लिए जाता था, वापस जीडीसीसी में आ गया। तो मैं ऐसे जीडीसीसी में भी पढ़ गया, वहां फीस नहीं दी, फिर मैं गैलेक्सी में गया, वहां थोड़े दिन के लिए पढ़ा, वहां से फिर वापस जीडीसीसी में आ गया, वहां भी फिर से फीस नहीं दी, गैलेक्सी एक्सिस में पढ़ा, वहां फीस नहीं दी। तो मतलब क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या ही था यार, मैं जो थोड़ी सी बात करता, वो मतलब ऐसे ही उनके वो ऐसे फ्रैंक हो जाते मेरे साथ, और बस मैं अपना उनकी क्लास में बैठता, फिर काचे काटता। तो मैं ऐसे ही, ये चीज होती थी भी। तो अब मैं बताता हूँ आपको, फिर मेरी थोड़ी सी वो फॉर्मल वाली स्टार्ट होगी। मेरे सामने पहली बार डीएसएस भी आया कि पेपर देना है, कि हाँ मैंने सिलेक्शन लेना है ना, हाँ मैंने जॉब करनी है। अब मेरा वो जॉब वाला फेज आया था कि हाँ, समझ गए। तो जो आप लोग फेस कर रहे हो, मेरा वो आया 2018 में। 2018 अप्रैल की बात है भाई, मैं पढ़ के आता, सर मुझे पढ़ाते ये मैंने बताया सुनील दी क्या नाम था, मैं फिर भूल गया, जो भी था, सुनील दिया जो भी था, तो सुनील दिया था शायद। तो उनसे पढ़ता मैं, घर आता, मेरे पास सरोहा पब्लिकेशन की पतली को बुक आती थी पहले, एक ना इतनी मोटी सी आती थी छोटी, वो बुक थी। मैंने उस बुक को, सोच के देखो, सर पढ़ाते ना, मैं घर आता, मैं घर आकर उस बुक को एक एक चीज को बिल्कुल ऐसे रट देता, बिल्कुल पढ़ देता, उसके हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करता घर आ आके। फिर मैं, मेरा मैथ ठीक था, तो मैथ के पीछे मैथ उठाया, रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, ठीक हो गया। अब मेरे लिए पेडागोजी 100 मार्क्स एक बड़ा सब्जेक्ट था भाई, तो मैं इसलिए उसको मेन करता, कि मान लो दिन में 70% उसको टाइम दे दिया, बाकी सब्जेक्ट का फिर मैथ है, मैथ मेरा ठीक था, तो मैथ को रिफाइन करता गया। आज मैंने मैथ पूरा ठीक नहीं करना है, ठीक है, आज मैंने देख लिया प्रॉफिट लॉस के इतने क्वेश्चन हो गए, ये टॉपिक ये गड़बड़ कर रहा है, आज ये कर लिया बस, ठीक है। इंग्लिश के सिनोनिम एंटोनिम हर रोज कर लिए, है ना, हफ्ते में 2 दिन हिंदी इंग्लिश हिंदी उठा ली, ठीक है, हफ्ते में 1 दिन शायद रीजनिंग उठा ली। ये चीजें जनरल मेरा रहता था, लेकिन हर रोज सारे सब्जेक्ट पढ़ू नहीं। पेडागोजी हाँ हर रोज पढ़ता था, मैथ हाँ हर रोज पढ़ता था, इंग्लिश लगभग हर रोज पढ़ता था। तो ये 3 मेरे बिल्कुल प्रायोरिटी में थे डीएसएसबी के लिए। केवीएस का तो मुझे पता ही नहीं था कि केवीएस नाम की कोई चीज भी होती है उस टाइम, केवीएस के अंदर भी लगा, तो मुझे जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था। तो डीएसएसबी की मैं अप्रैल में मैं लगा था, अप्रैल मई जून, जून तक मैंने ऑलमोस्ट 80% मेरी पेडागोजी मैंने रट भगाई, वो इतनी मोटी किताब खत्म, बस उसमें स्टैटिस्टिक्स वगैरह समझ रहा हूँ। एक तो ऐसे चैप्टर थे जो मैंने प्रॉपर करे नहीं थे, अदरवाइज मेरी सारी पेडागोजी खत्म हो चुकी थी। अब मैं क्या करता, मार्च, अब जीडीसीसी में पेपर होते थे, मॉक होते थे हर वीकेंड में, तो मैं वीकेंड में, सोनीपत की बात बता रहा हूँ, वहां पे पेपर देने जाता, फिर बस में पेपर देता, पेपर में मेरे वही समझ लो आप 200 में से कितने नंबर आते, 118, 120, 125, भाई साहब आवाज हो जाती। उसके टॉप बच्चों में मेरा नाम दूसरे तीसरे नंबर पे, वो देखते हुए इसमें ये है कौन, इसका रोल नंबर ही नहीं है हमारे लिस्ट में, ये फिर से आ गया। मैं मैं क्या करता, गांव से तो जाते ही थे हम, तो मेरे घर पे लस्सी तो आती थी, है ना, तो मैं लस्सी लेके जाता, जो वहां पे गार्ड खड़ा था ना, उसको लस्सी देता, अंकल जी ये, और मैं हर बार आता था तो पहचान गया था मुझे, और उसने कभी मेरा कागज वागज चेक नहीं करा, तो मैं उसको लस्सी देता, अपना मस्त पेपर देता, तो अपना सेट हो जाता मामला। तो ये भाई, फिर मेरा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जून तक फिर ये हो गया। मैं टीचरों से पूछता कि सर मैं तो ऐसे क्या बोलते हैं उसके थ्रू ही भर रखा है, कोर्ट में हमने मतलब कैट कोर्ट में केस वेस कर रखा है, तो क्या रहेगा हमारा। तो टीचर भी कहते हैं कुछ नहीं है, बढ़िया, देखना तुम्हारा वो है ना, क्या बोलते हैं, इन्होंने कंडक्ट नहीं करवा रखा, लास्ट में ले लेंगे, देख लियो। और भाई इस बिहाफ पे केवल इतनी होप की वजह से
मैं वो पूरा पेपर मतलब पूरी जर्नी में गिर पड़ के अपना करता रहा, छोड़ी ही नहीं। हाँ, मैं इनकंसिस्टेंट था, कई बार ऐसा होता था कि हफ्ता 10 दिन नहीं पढ़ी। लेकिन अगर मेरे से कोई ये बच्चा पूछेगा ना कि इस पूरी जर्नी में आप पे क्या कमी रहती थी आपकी, हालांकि लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उसमें से एक चीज ये थी कि भी आप लोगों के लिए भी यही है, एक दिन का गैप आपको ये समझ लो एक हफ्ता पीछे लेकर चला जाएगा। चाहे 10 मिनट पढ़ लो, 15 मिनट पढ़ लो, चाहे कई पढ़ाई के बारे में बात कर लो, अगर नहीं पढ़ सकते तो, समझ गए, तो भी आप बच जाओगे। अदरवाइज भाई अगर गैप ले लेके पढ़ोगे ना, तो अनटिल अनलेस बहुत ही ज्यादा टिपिकल बच्चे नहीं हो ना आप, मतलब वो क्या बोलते हैं, गिफ्टेड बच्चे नहीं हो, सच में बता रहा हूँ, अगर गिफ्टेड नहीं हो तो सिलेक्शन में थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, तो फिर अप्रैल मई मई में, फिर जून में ये होगा कि भाई जुलाई में पेपर होगा, है ना। मैं टीचरों से मैं पूरा कॉन्फिडेंस में, तो टीचरों ने पूछा कि भाई जुलाई में मास्टर जुलाई में पेपर है, बोले किसने कहा, मास्टर ऐसे से, वो बोले है जुलाई में पेपर हो ले दो, मास्टर पेपर हो जाएगा देख लेना आप, और पेपर में मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट करवा दो। और बोले अरे कुछ नहीं होना, मैं फिर कॉन्फिडेंस डाल लो। पर फिर ये था कि थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ता रहता। मेरी मम्मी मेरे बिल्कुल कि आज इंग्लिश की लाइन सुनूंगी, आज ये मैथ के क्वेश्चन तेरे चेक करूंगी, शुक्र इनको। उस टाइम पे पबजी भी आ गया था, तो मैं क्या करता ऐसे, तब मैं पहली बार हिमांशी सिंह से इंट्रोड्यूस हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता, खाना खाते टाइम उसकी थोड़ी सी वीडियो देख ली, क्योंकि नई नई सी लड़की थी भाई, और उसके बाद पढ़ाने, अब ऑनलाइन उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं था, तो क्वेश्चन वो ले आती थी, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था बस। और उस टाइम पे घिसे पिटे ही कुछ एक क्वेश्चन ही होते थे बस, कोई नए क्वेश्चन नहीं होते थे, है ना। तो मैं उसकी वीडियो देख लेता, या फिर कई बार ऐसे पबजी खेलता रहता पीछे छुप छुप के, और पापा आते थे सीधे एकदम फोन स्विच करके वो वीडियो दी जाती, है ना, तो हो जाता, चल जाता अपना कमरा। एक दिन वो फंस भी गया था भाई साहब, और मुंडी डांट पड़ी थी। तो तो पबजी भाई साहब खूब खेला उस टाइम पे, खेला मतलब ये नहीं था कि वही खेला, पर पढ़ा भी बहुत में। ऐसा होता था कि ये लाइन सुना दूंगा फिर खेलने देना पबजी, मतलब ये होता था मेरे साथ। तो और मैं ये मेरे मम्मी ना ऐसे, ये चीज होती थी कि मैं बहुत जल्दी याद कर देता था चीजों को, बहुत जल्दी कोई भी काम करके ना खत्म कर आके, ठीक है साइड करो मैं खेल लूंगा, वो वाली चीज थी। सुबह शाम फिर मैं आरएसएस की शाखा वगैरह में भी जाना, इधर उधर मिलने मिलने भी जाना, ये सारी चीजें भी चलती थी मेरी। पर मैं पूरा दिन पढ़ता था भाई, मेरे विश्वास मानो। मैं सुबह 8 बजे अगर बैठ गया ना पढ़ने, तो 8 बजे से लेकर मैं शाम तक मेरे पास कोई काम नहीं रहता था। बीच में खाना खा लिया, थोड़ा बहुत कुछ और कर लिया, बस। उसके अलावा पढ़ता रहा। किस टाइम क्या पढ़ता था, जिस टाइम जो मन कर गया ना वही पढ़ गया। सुबह उठा, उठते सबसे पहले पढ़े बजे उठा ली, वो करने लग गया। मैथ का मन कर गया एकदम जोर से, तो मैथ पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन जिस चीज पीक पे मजा आ गया वही करने लग गया, ठीक है ना। और थोड़ा सा जो मुश्किल चीज थी उसको पहले खत्म करने की सोचता था मैं। तो ये मेरी थोड़ी सी एक वो थी जर्नी सी। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, इतने में जुलाई में फिर आ गई डीएसएसबी की दूसरी वैकेंसी, एक डीओई की, एक एमसीडी की। तो वो उसका भी फार्म भर दिया, उसमें हमने प्रॉपर केस करके फार्म भरा। इतने में अगले हफ्ते आ गई केवीएस की वैकेंसी। अब केवीएस का मुझे पता ही नहीं था, पर ये था कि केवीएस में वैकेंसी आ गई, इसके फार्म भर देते हैं। केवीएस का लेटर भी आ गया फिर एक हफ्ते बाद, कि भाई अगस्त में वैकेंसी आई थी 4 अगस्त को, और आखिरी तारीख थी 22-23 उसकी, कि भाई 22-23 तारीख तक का फार्म भरो। 12-13 अगस्त के आसपास से उसमें ये आ गया था कि भाई तुम वो कर दो, जिसका सीटेट नहीं है ना, केवीएस का प्रॉपर लेटर आ गया, जिसका सीटेट नहीं है वो अपने फार्म फार्म भर लो। लेकिन जो लेटेस्ट सीटेट होगा ना, तो मतलब आने वाला सीटेट होगा, वो अगर क्लियर नहीं हुआ तुमसे, तो तुमसे फाइनल सिलेक्शन ले जाना, तुम्हारा फेल कर देंगे हम। तो अब ये तो मुझे तो पता था, सीटेट को थोड़ी छोड़ दूंगा मैं। तो बहुत मजा होगा मेरे मन में भी था, मैं यार डीएसपी वाले पागल है, किसने बैठा दिया इतने आईएएस ऑफिसर उनको, कि जो मतलब इतनी बेसिक कॉमन सेंस नहीं यूज कर सकते, कि भाई तुमने वैकेंसी निकालनी है, सीटेट भी मतलब तुम्हारी देख रेख की चीजों में ही होता है लगभग उस टाइम में। तो मतलब तुम कुछ तो दिमाग लगा लो भाई, कि हमारी थोड़ी गलती है भाई। तुम कुछ तो ये कहो कि ठीक है भाई, जो लेटेस्ट सीट है वो क्लियर कर देना, या फिर इतने कुछ भी मतलब हमसे एफिडेविट ले लेते, कुछ तो करते। मैं बस फार्म भरवा दे, फिर हमसे क्यों भरवाते, हमसे कह देते 2016 से पहले जिसने जेबीटी करी केवल वही फार्म भरेंगे, ये कोई मतलब था उनका, मतलब कुछ भी कह देते ऐसी गलत सी चीज। तो फिर तो वो, पर केवीएस ने दिमाग तो लगाना, कॉमन सेंस लगाई केवीएस ने, कि भाई जो लेटेस्ट सीट है वो क्लियर कर देना, तुम्हें ले लेंगे। यही बात भाई डीएसएसबी क्यों नहीं कर सकता, मतलब भयंकर से उठा मेरा तो। पर फिर चलो ठीक है यार, जो भी है तैयारी तो करनी ही थी, तैयारी थोड़ी छोड़ सकता था। मैं डीएसएसबी की तैयारी करता रहा, मैंने केवीएस की तैयारी नहीं करी। मैं डीएसएसबी की तैयारी करता रहा, केवीएस का सिलेबस देख लिया था थोड़ा सा, पर केवीएस के लिए मैंने कुछ नहीं किया था भाई। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ अक्टूबर 14 तारीख, मतलब फिर उसके बाद इतने में अगस्त सितंबर में हमारी हुआ की वैकेंसी की, जो डीओ और एमसीडी के फॉर्म भरे थे ना, उनकी डेट आ गई कि भी अब पेपर होना। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई शिफ्टों में पेपर था। तो मेरा था 14 अक्टूबर को, फिर अगला था 14 नवंबर को, 9 दिसंबर को था मेरा सीटेट, और 22 दिसंबर को था मेरा केवीएस का पेपर। तो अब देखो कमाल की बात क्या है कि इतने लंबे टाइम से तैयारी करना, कंसिस्टेंसी रखना, इतनी
जिसमें यही नहीं पता कि मैं एलिजिबल, मैं जिस चीज के लिए तैयारी कर रहा हूँ उसमें एलिजिबल भी हूं या नहीं हूँ। समझ रहा मेरी बात है? वैसे एक बार ये देख रहा था कि वीडियो चल रही है नहीं, मतलब जिस चीज का मैंने फॉर्म भरा उसके लिए एलिजिबल भी हूँ या नहीं हूँ। मैं तो फिर भी तैयारी कर रहा था। आप लोगों को तो पता है प्रॉपर की वैकेंसी आएगी, आ रहे 2 दिन बाद आ जाएगी भाई, है ना? तो पर एटलीस्ट आप लोगों के पास एक एंड गोल तो है कि जिस रास्ते पे जा रहे हो वो लीगल है, एलिजिबल हो तुम लोग। तो वो वाली चीज थी। तो मैंने फिर अपना इसके बाद अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी भाई इतना लंबा टाइम कैसे पढ़ूंगा मैं, 3 महीने, क्योंकि एग्जाम वाले 3 महीने थे। तो अक्टूबर में डीएसएसबी डीएसएसबी एमसीडी का पेपर, फिर नवंबर में डीओई का पेपर, दिसंबर में सीटेट और केवीएस का पेपर। तो 3 महीने तो मुझे लगातार पढ़ने पड़ेंगे भाई। 3 महीने तो यही सोच के और डरता था कि यार 3 महीने कैसे पढ़ूंगा भाई, ये क्या हो गया मेरे साथ। अब इतने लंबे टाइम से पढ़ता आ रहा हूँ भाई, ये क्या मेरे साथ ये होता था। जिस दिन पेपर होते थे, जो जो पेपर नजदीक आता था मैं उतना पढ़ाई से दूर होता जाता था। मैं जिस महीने पेपर, जिस हफ्ते पेपर होता था उस हफ्ते में मैं ऐसा ही करता था, मेरा बस मौज मस्ती में केवल मॉक टेस्ट दे लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो ये वाली चीज थी, मेरे लिए तो ये बड़ी टेंशन थी। फिर उस और तैयारी बहुत करी मैंने, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। मुझे जेनुअनली हर दूसरे दिन मैं ऐसे घूमता था ना शाम को, भाई पेरेंट्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, मैं हर रोज मेरी मम्मी मुझे लेके घूमती थी। मैं नहीं घूमने का मन करता था, मैं मना भी करता था कि नहीं भाई, मतलब झिझक होती है एक बच्चे में क्या, पर मम्मी लेके घूमती थी मुझे, क्या चल ठीक है घूमते हैं। मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता था, मेरी मम्मी नहीं पूछती थी, मैं क्वेश्चन पूछता था मम्मी से कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, मेरा हो जाएगा ना एक बार पक्का, है ना? तो मम्मी हमेशा यार तू बढ़िया मेहनत कर लग रहा और थोड़ी मेहनत कर, बढ़िया हो जाए तेरा, कोई दिक्कत ना है ना? सब बड़ा मेहनत करने लग रहे हैं, जो जो ठीक जगह पे मेहनत करेंगे, तू इतना बढ़िया, तेरा दिमाग रहा इतना बढ़िया रहा, तेरा भी ना होगा किसका होगा। तो मम्मी को इतना वो रहता था। अब एक बात बताओ, पेरेंट्स से मेरा क्वेश्चन, क्या मम्मी को पहले पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा? नहीं। क्या मैंने कोई बहुत बड़ा सिलेक्शन लेके दिखाया था उनको? नहीं। बट फिर भी उन्होंने मुझे उस टाइम पे अपने इमोशंस को भी संभाला, है ना? और मुझे भी संभाला। उनको भी तो लोग कहते होंगे ना कि यार सिलेक्शन पढ़ लिया, देख लिया क्या बन गया, ये क्या बन गया, कौन सा अफसर बन गया ये। लेकिन उन्होंने संभाला ना, पापा ने कभी मुझे इस किसी चीज के ऊपर ताना नहीं मारा, कुछ नहीं किया मुझे, तो बल्कि कभी जैसे मजाक मजाक में हंस के ये जरूर होता था कि मैं जब टीवी देख रहा हूँ, पबजी खेल रहा हूँ ना, तो पापा ऐसे आते थे मेरे सिर पे, ऐसे हाथ फेर के फिर ऐसे कहते थे, बेटा ठीक टाइम पास हो जाना इस घर में, को, को, को दिक्कत तो नहीं, सोन में, फोन के रिचार्ज में, किसी चीज में कोई कमी तो नहीं, बता दिया थोड़ा। कोई और बड़ा फोन लेना है कुछ, मतलब हालांकि इस बात पे मैं भी हंसता था और पापा भी खूब हंसते थे। पर ये ना कभी वो नहीं लगा यार मुझे उस गुस्से में टोन में अगर वो कराओ। तो ये एक ना पॉजिटिव टोन की होती थी कई बार, मजे वाला ही, पर इससे थोड़ा ठीक ही डायरेक्शन जाता था। तो ये चीज होती थी भाई। तो नवंबर, अक्टूबर नवंबर का टाइम आया अभी, सब। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तो जितनी मैंने तैयारी, सोच के देखो आप, 4 5 5 6 महीने तैयारी करो, ऑलरेडी एनडीए वेंडी के एग्जाम में आप वो चीजें रिजल्ट नहीं ले पाए, फाइनल जॉब चाहते थे। अब वो दिन आया जिसके लिए आपने फिर से इतनी मेहनत करी, बल्कि आपके दिमाग में आपको पता है कि जिस चीज का लिए आप कैपेबल हो उससे डाउन, पंच डाउन कर रहे हो आप। समझ गए? इसका केवीएस डीएसएसबी का कोई लेवल थोड़ी था उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैं तैयारी कर रहा था पहले। तो डीएसएसबी का एक, पर फिर भी मन में लगे यार अभी तो करना ही पड़ेगा ये। तो मेरी एज उस टाइम पे सच में 20 साल भी नहीं थी। तो मैं अपना वो करा मैंने। पहला पेपर हुआ जिसमें हिमांशु सिंह का पेपर था, अक्टूबर 30 सितंबर को पहला पेपर था भाई। वो आई और तो उसने दो अपना पेपर दिखाया। वो तो सेकंड पेपर को अटेम्प्ट तक भी नहीं कर पाई। सोच के देखो आप, 40 45, मतलब उसने बताया था, ऑफिशियली बताया था भाई, मेरे वीडियो ध्यान नहीं है, लेकिन उस टाइम मुझे पता था सेकंड पेपर में वो 40 45 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाई थी। अब ये नहीं बताओ पूरे पेपर में 40 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई सेकंड पार्ट में, नहीं। पर उसका पेपर बढ़िया नहीं हुआ था, वो फेल हुई थी उस पेपर में भाई। ये कोई गलत चीज नहीं, उसी ने बताया था, वो रह गई थी उसमें। क्यों? क्योंकि पहली बार एनआईओएस आया भाई, एनआईओएस जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब हम तो पढ़ रहे शुरुआत पब्लिकेशन दाएं बाएं से, अब उस क्वेश्चन में इतनी बेसिक चीज आ गई है, बता दो भाई कितने किलोमीटर में भाषा बदल जाती है। अब अंदाजा लगा लो, 15 किलोमीटर बदल जाती है, 10 से 15 किलोमीटर में। अब उसमें 4 ऑप्शन आ गए, 10 से 15 के बीच में तो 2 ऑप्शन दिख गए, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, बता लो ना आप, कर लो इसका आंसर क्या आएगा। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। किसका रिलेशन सबसे बढ़िया है, टीचर स्टूडेंट, स्टूडेंट टीचर, या दोनों, या कोई एक? भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो स्टूडेंट स्टूडेंट का है। समझ गए? फिर उसके बाद स्टूडेंट टीचर का, टीचर स्टूडेंट और स्टूडेंट टीचर दोनों ऑप्शन में आ गए। मतलब मैं तो पेपर देखा, मैंने तुरंत पेपर आया ना उसी टाइम, तो ऑफलाइन पेपर होते थे। मैंने तो पेपर देखा, पेपर देख के मैं झूल गया, मैं भाई ये क्या हो गया, इतनी मेहनत करी थी, ये तो पानी में मिल गया सब कुछ। फर्स्ट पेपर दिया तो मेरे मन में आ गया भाई, ये तो इतना आसान पेपर मेरा तो हो गया। फर्स्ट पेपर में मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए, 70 75 नंबर आ गए। सेकंड पेपर दिया भाई, मेरे कितने, मेरे ख्याल से
30 35 40 नंबर आए होंगे मेरे। मैं झूल गया फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देख के। मैं ये क्या हुआ, मैं बैठ गया उसी टाइम में, मतलब मम्मी ने दिख लिया था इसका हो लिया सिस्टम हैंग। तो 10 मतलब 4 5 दिन तो मम्मी ने भयंकर काउंसलिंग करी मेरी, मतलब अंत भयंकर खतरनाक वाली काउंसलिंग करी मेरी। और फिर मैं थोड़ा सा होश में आया। और फिर जो हफ्ता 10 दिन बच गए थे, मेरा 14 तारीख का पेपर था अक्टूबर का। तो उस दिन में भाई बहुत सच में मैं थैंक यू आज भी उसको कहूंगा कि उस टाइम पे, है ना। और आज के टाइम पे इन चीजों का मतलब जिनका भी मैं नाम ले रहा हूँ ना, मैं अभी आज के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि भाई यहाँ पे डीएसएसबी के लिए केवीएस के लिए उतना ज्यादा उन पे रिलायबल हूँ। मैं जनरली कह रहा हूँ नहीं है रिलायबल उतना, समझ के मानो चाहे मत मानो भाई। पर उस टाइम पे क्या था, क्योंकि जैसी दीदी पढ़ो लिखो बस ये वाले क्वेश्चन आते थे वो। और हमें पता था कहाँ से आ रहा है, एनआईएस से। उसने क्या किया, उसने हिमांशु ने भाई इतनी मेहनत करवा दी। 2 3 दिन के 4 5 दिन के अंदर ही उसका खुद का पेपर खराब हो रखा था, लेकिन फिर भी उस लड़की ने रात को वो आई। आने के बाद उसने पूरा का पूरा एनआईएस हाईलाइट करवाया किसी किसी से, अपने दोस्तों से। और फिर हमें एज इट इज पढ़ा दिया। और मैं भाई जितने उसने पढ़ाए ना, 2 3 ब्लॉक पढ़ाए थे जो भी थे, वो मैं सारे रट फेंके बिल्कुल। उसके साथ साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर एक और पेपर हुआ, मेरे ख्याल से 7 तारीख का था। उससे थोड़ा सा कुछ सीखा, थोड़ा सा मेरा भला हुआ। फिर 14 तारीख को जो मेरा पेपर था, उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी थे, पर मेरे उसमें पेपर मेरा हो गया। मेरे मन में आ गया कि बढ़िया कॉन्फिडेंस हो गया। मेरे कितने में आया ना, जब मेरे 124 नंबर में मान के चल रहा था, 124 नंबर मैंने काउंट करे थे। 100, हाँ 124 नंबर मैंने काउंट करे थे। और ठीक है, वो 124 नंबर तो बहुत बढ़िया स्कोर हो जाता था उस टाइम पे, है ना। क्योंकि उससे पहले तो इतने 115 117 इतने कट ऑफ जाती थी। 124 नंबर में मतलब पूरा खुश हुआ, बढ़िया। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे मन में वो आया कि यार मैं भी नौकरी लग जाऊंगा अब। मेरा भी मतलब वो होता ना कि यार अब मैं भी एक इस उससे ना इससे ट्रैप से थोड़ा सा बाहर आ गया, मैं भी नौकरी पा आ गया, समझ गए। मतलब कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। फिर उसके बाद अगले महीने की तैयारी, मतलब फिर से वही दिमाग में कि जैसे रिलीफ ना तुरंत फिर अगले महीने के लिए पढ़ूं। मैं फिर पढ़ना शुरू करा, रोज क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, हर रोज मूक देता। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जितने पीवाई हुए थे उससे पहले 2008 7 तक के, मतलब 2008 9 के बाद होने लगे थे, जितने भी हो रखे थे सारे प्रिंट निकलवा रखे थे। जितने सेट थे सब के सब प्रिंट निकलवा रखे थे। और सबके सब अटेम्प्ट करता था मैं, मतलब सारे अटेम्प्ट करे सबके। फिर मैं एक में टिक करता, सारों के नंबर देखता, टोटल कितना है, किस टाइप के क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे, उस टॉपिक को फिर से कवर करता, फिर से रिवाइज करता। हर एक मॉक टेस्ट के बाद पूरा पूरा रिवीजन चलता था मेरा। फिर 4 5 दिन बाद फिर से एक मॉक देता, ऐसे चलता। उस पूरे महीने ऐसा चला। फिर मेरा पेपर आया, मैंने फिर वो, हाँ फिर वो पेपर, एक पेपर था ऑनलाइन, पहला मतलब पहली बार ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो रहा था, तो वो ऑनलाइन पेपर था, वो ऑनलाइन दिया। वो भी मेरा बहुत बढ़िया हुआ। उसमें मेरे आए भाई 130 नंबर। इनके मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको, मेरे उस पे है ना, तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। मेरे 130 नंबर आए उसमें, क्योंकि ऑनलाइन था तो इतना ज्यादा पता नहीं था। तो 130 नंबर आए। फिर अब ये हो गया कि केवीएस के बारे में तो पहली बार पढ़ रहा था मैं। केवीएस का सिलेबस तो उन्होंने दिया था, वो डाउनलोड करा मैंने। फिर एक राकेश सर करके है, राकेश राकेश मैं फोटो डाल दूंगा, नाम भूल गया, एग्जैक्ट नाम भूल गया उनके चैनल का क्या था, पर राकेश सर थे। तो उनसे तैयारी शुरू करी मैंने। उन्होंने साइंस का बेस था व्हाट्सएप पे, इस पे टेलीग्राम पे चलता था। तो साइंस उन्होंने पढ़ाई हमें। तो क्योंकि साइंस हमारे में 20 नंबर की आती थी, एनसीईआरटी 8 तक की कर दी मैंने। मैंने मॉक दिया प्रतीक शिवालिक सर का। पर मैं जनरली बता रहा हूँ भाई, अभी कुछ बच्चों के लिए मतलब पता क्या होता है, कई बार वाइब मैच होने की चीज होती है। मेरे से पढ़ाई से रिलेटेड वाइब और मतलब वो वाली चीज मेरे से, मैं बहुत इरिटेट हो गया। मतलब इतने क्वेश्चन गलत थे ना उसमें उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे। और इतने वियर्ड क्वेश्चन थे जिनमें कोई सेंस ही नहीं थी। मतलब पता क्या, अब ये हो सकता है कि वो टीचर उनको ज्यादा पता, मैं बच्चा था, मैं तैयारी कर रहा था, मुझे क्या पता क्या किस हिसाब से। अगर मैं इतना इंटेलिजेंट होता तो मैं उनकी जगह ना होता फिर तो पर एक चीज होती है यार, जब आप तैयारी करते हो ना, तो अगर आप, जो भी बच्चा अभी फिलहाल बढ़िया तैयारी कर रहा है, उसको ना पता होता है कि यार कौन सा क्वेश्चन ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कौन सा बस यहाँ पे ना टाइम वेस्ट के लिए दिया गया है। भाई इतने वाहियात से क्वेश्चन थे, मैं इरिटेट हो गया। मुझे नहीं बढ़िया लगा। मैंने मैच, पता नहीं क्या है अजीब सा। हालांकि मैं एज ए जो भी है ना, मैं मतलब कोई वो नहीं, किसी से ग्रजेस मेरी कभी बहुत अच्छे टर्म्स में है सबसे। पर उस टाइम मुझे मतलब वो बड़ा वियर्ड सा लगा। मैं ये नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या नकली क्या ढोंगे ये, क्या फद्दू पड़ा। मतलब मैं बहुत इरिटेट हो गया, मुख से इरिटेट हो गया भाई मैं। फिर मैंने उसके बाद कहाँ से, फिर ना सोनीपत में एक वो होता था, हाँ डीएसएसपी के टाइम पे एक और बताता हूँ मैं। सोनीपत में ना एक कोचिंग सेंटर था, नकली मतलब नकली नहीं, मतलब नया नया सा खुला था, सरस्वती राग पता नहीं क्या नाम था उसका। उसमें हर रोज पेपर होते थे, मॉक टेस्ट। मैं 500 रुपए दिए, हर रोज मॉक देने जाता था वहाँ। और रोज आप आज मॉक दो, शाम तक आपको आपके व्हाट्सएप पे या आपके क्या बोलते हैं टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा आपका कितना स्कोर रहा, समझ गए। तो उसमें मेरे बढ़िया स्कोर रहता था, बढ़िया मेरे नंबर आते थे।
तो फिर मैंने केवीएस का 1 महीने के लिए मैंने वहाँ थोड़ा बहुत राकेश सर थे वहाँ से पढ़ा। फिर उसके बाद थोड़े बहुत एनसीईआरटी पढ़ी और मॉक वगैरह जहाँ से मुझे मिल जाते थे मैं खूब मॉक लगाता भाई। मेरे मॉक में कितने नंबर आते हैं, 100 से प्लस नंबर आते थे मेरे। 105, 107, 108, मेरे हाईएस्ट नंबर 108, 109 ही गए थे। एक बार शायद 111 नंबर आए थे। तो मॉक में इतना स्कोर रहता था। फिर सीटेट के लिए सीटेट के लिए मैंने क्या किया, मेरे लिए था कि सीटेट तो हो ही जाएगा। बाकी अगर कोई बच्चा सीटेट के लिए तैयारी कर रहा है भैया, स्टेट के लिए मैं कह रहा हूँ जितने दिन आपके सीटेट होने में है ना, आपसे अगर मान लो 20 दिन है, 20 दिन में 20 के 20 मॉक उड़ा दो और हर रोज मान लो आज मॉक दे दो, मॉक को पूरा अच्छे से एनालाइज करो। तो इस तरीके से आप सीटेट भी क्लियर कर लो। बहुत महाभारत नहीं है, समझ के बगैर बाद में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। वरना हिमांशु सिंह का सीटेट के लिए सबसे बेस्ट है। हिमांशु सिंह का उससे दाएं बाएं कहीं देखने की जरूरत नहीं है आपको। जो फ्री क्लासेस है ना वही बहुत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद केवीएस का पेपर हुआ। केवीएस का पेपर मेरा बहुत बढ़िया हुआ था। और अब एक बात बताओ, अब रिजल्ट ये पेपर हो गया। पेपर होने के बाद क्या हुआ, मैं घर आया, मतलब पेपर देके मेरा जब पेपर देने गया था, गुड़गांव पेपर था मेरा, गुड़गांव फरीदाबाद था। तो आज भी मेरे पास मेरा पेपर है केवीएस का। तो मैं जब आ रहा था मुझे चिकन पॉक्स हो गया था उतने टाइम में। मतलब जब मैं जा रहा था ना पेपर देने तभी मुझे बुखार हो गया था तेज, और पेपर के अंदर तो मैं बिल्कुल ऐसे डगमगा गया था। तो मैंने पेपर देखा भाई, पेपर देखते हुए मैंने मतलब ऐसे कर रहा था मैं, यार ये पेपर है क्या, ये तो इतना आसान है। मैं ऐसे मस्त टिक करता था। फिर खुला साइंस। साइंस अब मैं फेमिलियर था पूरी साइंस से, मैं खुश होता रहा। हालांकि मेरे साइंस में 20 में से 11 नंबर आए। मैं नॉन मेडिकल से था, साइंस के लिए ही कोचिंग ली थी और बस मैंने उसी में 11 नंबर आए। लेकिन जो सर ने पढ़ाया था ना, राकेश सर ने, मतलब लास्ट से 1-2 दिन पहले जो बिल्कुल उन्होंने पढ़ाई थी ना चीजें रिवीजन के टाइम पे, मतलब उन्होंने पूरी साइंस का रिवीजन करवाते था। मतलब कई सारी ऐसी चीजें थी जो उन्होंने मेरे आंखों के सामने दी, ये पढ़ा रहे हैं मैं, मतलब बस वो नहीं होता कि वो कि हाँ चल छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन अब इसको क्या ही कितना ही देखूंगा यार, वो वाली चीज में। उसकी वजह से मेरे 11 नंबर नहीं, आराम से मेरे 18 नंबर आते, 19 नंबर आते। और मैं अगर सच बताऊं ना, अगर जनरली मैं उस हिसाब से पढ़ता ना, मैंने केवीएस की तैयारी करनी है, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं टॉप मार देता केवीएस में, इतना आसान था। मैंने फिर केवीएस का मैच देखा भाई, मैच देखते मैं झूल गया, मैं मैच क्या आ गया इस पूरी में, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट। फिर मैं माँ चल कुछ ना, मेरा अभी तक इतना इस 20 नंबर की वजह से तुम फेल नहीं होगा, कितना ही खराब हो जाए, है ना, बधेरा हो गया पेपर मेरा। फिर मैथ का मैं भाई देख, अगर ये तो बिल्कुल ही मेरे लिए मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है, और मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अगर मैं इनको नहीं कर पा रहा हूँ तो मजा आ गया, कोई भी नहीं कर पाएगा, सब फेल होंगे, है ना। कुछ तो कर दूंगा मैं। तो मैं भैया के क्वेश्चन करता गया, धीरे 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 जोर लगा लगा के, दिमाग पे जोर लगा लगा के, बस मुश्किल से मैंने कर दिया। और मेरे 20 में से समझो आप 17-18 नंबर आए, मतलब सारे हो गए मेरे से, मजा आ गया मुझे। फिर उसके बाद ईवीएस, ईवीएस इतनी आसान, इतनी आसान मतलब भाई क्या था ईवीएस, तो मतलब इतनी आसान स्वाद ही आ गया। तो मैं घर आया ना, मैं पेपर ऐसे आके जोड़ा, मम्मी को बताया, तो हमारे वहां पे और भी एक दो तैयारी कर रहे थे। तो उनसे पूछा कि आपके कितने आए, तो बोले मेरे तो 105 आए, वो लड़की थी, 105 आए मेरे तो वो होता ना कि दो लोग साथ साथ सी में तैयारी कर रहे हो, सबको पता है कि ये थोड़ा सा है, कंपटीशन मानती है ये वो। तो मैंने मम्मी से पूछा, मैं जैसे चेक करता ना अपने, मेरे बड़े भाई 102, 103 नंबर। फिर मेरे माँ चल ठीक है, चार चार पांच क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिससे भी मैंने चेक करवाया ना, उससे कि यार ये तो डायलमा, हाँ मतलब डाउटफुल है, तो मैंने उनको हटा दिया, तो मेरे 102-103 नंबर बन रहे थे। फिर मैंने क्या सोचा, मैं यार 3-4 क्वेश्चन और गलत हो सकते हैं, मैं 95 तो बन ही सकते हैं, जब ज्यादा नंबर आते हैं तो थोड़ा सा नंबर अपने काटने में ना कम बताने में मजा आता है। तो ऐसे मैंने फिर ना मैसेज करा सर, किनके पास, राकेश सर के पास। राकेश सर के पास मेरा नंबर था, मैं मेरे पास सर का नंबर था, तो मैंने मैसेज किया, सर मेरे कितने 96-95 मार्क्स बन रहे हैं सर, मेरे तो 102 बन रहे, पर मैं काट पीट के मैं फिर भी मान रहा हूँ मेरे 96-97 बनेंगे, तो हो जाएगा क्या, 100 तो बन ही जाएंगे सर, है ना। तो बोले अरे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर उसके बाद आती है, अब मेरी मतलब दिसंबर का टाइम जैसे जाता है, जनवरी में 11 जनवरी को मैं अपने मामा के घर पे गया था। मैं कोई मामा के रिलेटिव थे, वो कहीं जयपुर जा रहे थे घूमने। मैं जिद कर लेता मैं तो जयपुर जाऊंगा, मैं भी घूमने जाऊंगा, मैं मजे करके आऊंगा, घूमने जाऊंगा। पेपर हो गया, मैं कुछ पढ़ना नहीं, मैं पेपर अपने साथ लेके जो जाता था, जहाँ जाता था, कि कभी भी आंसर किया जाएगी, कभी भी चेक करना पड़ जाएगा। तो मैं अपने मम्मा के घर पे भी गया वाला पेपर लेके अपना। तो मैंने अपना पेपर देखा, इतने में मतलब वो लोग वहां से जयपुर ले तैयार हो गए, मैंने अपना पैकिंग कर ली मामा के वहीं। और इतने में पता लगा कि इसका आंसर क्या होगा, भाई को सुनो एकदम बैठा हो, एक एक पेपर मैंने एक एक क्वेश्चन सारा टाइम मैं, ये समझो जिस दिन तक आंसर की नहीं आई था तब तक मैं हर रोज किसी न किसी की वीडियो देखता, कितने नंबर बन गए, हर रोज अपने नंबर जोड़ता, हर रोज लगभग हर रोज नंबर जोड़े मैंने। और फिर उसके बाद मेरा पेपर पूरा टिक टिक लग लग के ना काला हो चुका था। फिर मैंने आंसर की से अटैच करा, चेक करा, मेरे 108 नंबर बने भाई। और मैं अपनी मम्मी से कई बार पूछता था, मम्मी आप कितने चाहते हैं मेरे कितने नंबर आए, वो बोले कि 106-7 नंबर आ जाए ना तो बढ़िया हो गया, बड़े बढ़िया नंबर आ जाए। और भाई मेरे 107 नंबर बने हैं फाइन, उस मतलब आंसर की अकॉर्डिंग।
और भाई मैं जो मजा आया, मतलब आप समझ रहे हो, जब जिस चीज के लिए आप मेहनत करो, जिस चीज के लिए सब कुछ, मतलब सारी चीजें एक उसमें अलाइनमेंट में होती आ रही हैं, और उसमें आप फिर उतना स्कोर कर दो जितना, मतलब एक सेफ स्कोर के भी बाप लेवल पे आ गया, उतना बढ़िया हो गया भाई। मतलब मैं उस टाइम पे अपने पीक लेवल पे था, फिर मैं अपना मैं हो भाई अब नहीं, अब तो मैं अब रिस्क नहीं लूंगा भाई। मैं एनडीए मतलब इतना गजब चीज है, मैं इतना अपने आप में कॉन्फिडेंट रहता था, पर फिर भी मैंने सोचा मैं अब रिस्क नहीं भाई, रिस्क नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि कल को मेरे मन में आए कि यार यहाँ आ गया था तू, और एक इंटरव्यू की वजह से तू कोचिंग ले लेता तो हो जाता। तो मैं फिर हिमांशु सिंह का वो था, मीटअप था दिल्ली में, तो मैं वहाँ गया। वहाँ पे फिर अध्ययन में फिर हम ढूंढते फिरे थे, मैं था और जो भी जा रहा था फिर एक दोस्त मिल गया मुझे वहाँ पे, वो था एमपी से, ठीक है ना। तो मैं और वो वहाँ पे मिले, हालांकि हमारी बात पहले ही हो रही थी, पर वहाँ पे फर्स्ट टाइम हम फेस टू फेस पहली बार मिल रहे थे। तो हम वहाँ पे मिले, तो वहाँ पे मेरी माँ भाई कितना स्कोर है आपका, तो उसके भी 107-8 थे, मेरे भी 107-8 थे। फिर वहाँ पे एक और मेरा सोनीपत का दोस्त मिल गया मीटअप में ही, उसके भी 108 नंबर थे। तो मैं बढ़िया, वहाँ पे हमारी बातचीत हुई, तो सही मजा आ गया हिमांशु सिंह। फिर वहाँ पे आए रोहित सर पहली बार, तो मैं रोहित सर को ऐसे चैनल यूट्यूब पे देखता मैं नया सा लड़का है, और मुझे ऐसे वो नहीं होता कि ऐसे बॉडी लैंग्वेज इतनी इंप्रेसिव नहीं लगती जिनकी, क्योंकि पता क्या, मैं अब देखता ना, मैं कभी एक टांग पे खड़ा हुआ नहीं देख सकता किसी को, है ना। मैं मतलब जब बोल रहा था ना, तो उसका एक वो होता है हाव भाव बोलने का, तो मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगता था। तो मैं वहां पे है ना, तो फिर ऐसे एक लड़की बैठी ना सामने, क्या ये ओनर है धर्मेंद्र के, मैं तो ओनर है तो प्रधानमंत्री है क्या, क्या हो गया ओनर है तो, मैं नकली सी, मैं को तुम्हारी लाइफ में कोई गोल एम्बिशन नहीं है क्या, मतलब ऐसे ही इनको ओनर है तो इसी को, मतलब इस पे ही पागल हुई पड़ी है बढ़िया से मतलब ऐसा सा था यार उस टाइम पे। मतलब मैं अपने सेल्फ सेंटर्ड और अपने लिए, मतलब मुझे क्या करना है, मैं मुझे बहुत रेयर चीज, मतलब मुझे ना क्या बोलते हैं उसको, जो थोड़ा सा दिमागी लेवल पे थोड़ा सा बंदा मुझे इंप्रेस कर देता तो कर देता, वरना दाएं की चीज मुझे ज्यादा सी इफेक्ट नहीं कर पाती थी। तो फिर मैं वहां पे मुझे तो अभी कोचिंग लेनी है यहाँ पे, तो मैं क्योंकि ढूंढ ही रहे थे वहाँ धनवंतरा, मुझे वो बिल्डिंग बिल्डिंग भी पहली बार हम उससे बाहर निकले थे भाई। मैं तो समझ रहा हूँ ना, पैसे कितनी बार पढ़ा हूँ, लेकिन थे तो हम गाँव के ही। तो अगर सेंट्रल में पढ़ा तो था तो उस क्लोज कॉम्पैक्ट उसमें इन्वायरमेंट में, बाहर तो नहीं गए थे कभी। तो पहली बार फिर दिल्ली विल्ली भी आए थे, तो कोई इतना वो नहीं था। तो अध्ययन मंत्रा का वहाँ अंदर गए, फिर हमने उनसे अध्ययन मंत्रा वालों से, अध्ययन मंत्रा वाले सर ने ना वहाँ जोश जोश में ये बात कही थी उस मीटअप में, कि जिसके लड़के यहाँ पे केवल 8-10 ही है, जितने लड़कों के लिए फ्री है कोचिंग। हम गए, मैं पहुंच गया वहाँ, मास्टर अब दे दो, तो बोले नहीं भैया ऐसे नहीं होता, ये थोड़ा उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ ऑफ किया। पर मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए तैयारी करने लग गया। अब इंटरव्यू के लिए तैयारी भाई देखो, हमारे टाइम मतलब मैंने बहुत बढ़िया की, है ना, उनसे बहुत सारा फीडबैक भी मिलता था, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं जिस हिसाब से चाहता था वैसे हिसाब से चीज़ें नहीं चलती, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें ठीक भी करवाई, एक एक चीज़ें बैठा बैठा के करवाई। और मतलब मेरा ये था कि फिर मुझे ये होता था कि जितने पैनल होते थे ना उनके, मैं हर एक पैनल में इंटरव्यू देके आता था, हर एक पैनल में इंटरव्यू देके आता था। और मेरा ये समझ लो एवरेज स्कोर 46-42 ऐसा रहता था। तो हाँ मतलब रोहित सर वालों के पास में, और रोहित सर के अलावा जितने पैनल होते थे ना उनमें रहता था, तो उनमें 50+ रहता था। तो ये होगा। फिर उसके बाद के मतलब इसके अलावा मैंने किसी चीज़ की तैयारी नहीं करी। फिर इंटरव्यू की, फिर इतने में डीएसएसबी की रिजल्ट आ गया, उसमें मेरे 122 नंबर थे एक पेपर में, तो एक में 130 नंबर थे, दोनों में सिलेक्शन हो गया था मेरा। अब फिर क्या आता है, फिर केवीएस का हम वेट करने लगे, अभी फाइनल मेरा इंटरव्यू था। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी पूरी तैयारी की। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ फाइनल, जब मैं गया कहाँ पे, भोपाल में। तो भोपाल में जब मैं वहाँ गया, तो मैंने पूरी, आप लोगों ने ना, मैं इसके नीचे पिन कमेंट में डाल दूंगा मेरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू बढ़िया हो गया था। तो इंटरव्यू बढ़िया हो गया, मैंने तुरंत फिर फोन करके अध्ययन मंत्रा में वहाँ पे मतलब बताया रोहित सर को भी कि मास्टर बढ़िया हो गया, जैसे हम तैयारी आपने करवाई थी ना, मतलब मेरा सिस्टम सेट हो गया उसके हिसाब से, है ना। मतलब वर्थ इट हुई मेरी तैयारी, सच बता रहा हूँ। मतलब पता क्या होता है, एक वो चीज़ होती है ना कि बच्चा जब चीज़ें धीरे धीरे लेडर क्लाइंब कर रहा होता है ना, तो फिर उसको ना जो लोग उसका साथ देते हैं, तो उसको फिर बड़ा अच्छा लगता है कि सर मैं आज मैं जो कर रहा हूँ ना, मतलब बहुत लोगों का अलग योगदान है, पर आप बिल्कुल एग्जैक्ट इस मोमेंट पे मेरे साथ हो, तो आपकी बहुत मेहनत थी इसमें। तो मतलब मजा आता है बताने में। तो मैंने तुरंत फोन करके वहीं से भोपाल से उनको बताया कि सर मेरा ऐसे था। मेरे जस्ट बाद था ये शोकांत दीक्षित ऑल इंडिया टॉपर, उसके जस्ट एक बाद था जो रैंक वाइज बच्चे थे, मतलब मेरे बाद फिर सारे रैंक वाइज बच्चे स्टार्ट हो गए थे। तो इसलिए मैं कोई लेसन प्लान तैयार करके नहीं गया था, कुछ नहीं गया था। मैं एक कविता याद करके गया था, बाद में चेक करी वो सिलेबस में भी नहीं थी। वो बस उन्होंने मेरे से बात करी ना, तो मेरे से बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी, तो उन्होंने फिर सैनिक स्कूल के बारे में पूछा, सैनिक स्कूल से महेश सर, सैनिक स्कूल के नाम बता दो, 4-5 सैनिक स्कूल कहा, मैंने सैनिक स्कूल के नाम बता दिए। उन्होंने मेरे से फिर पूछा था एक दो और चीजें कि भी जो भी पूछा उन्होंने,
फिर उन्होंने पूछा कुछ, फिर लास्ट में तो शुक्र हो गया ना जी, ठीक है, ऐसे बात करके फिर मेरे से लास्ट में कहा, कुछ तैयारी करके आए हो? मास्टर एक पोएम है। तो बोले चलो ठीक है, पढ़ा के दिखाओ। तो वहाँ पे कुर्सी रखी थी, मैं उठा, अब कुर्सी के ऊपर मैंने ऐसे हाथ रखा और फिर ऐसे, हाथी राजा कहाँ चले, शुंड हिला के कहाँ चले, ऐसे ऐसे करके थोड़ी सी सुना दी, बस ना वो बोर्ड पे गया कुछ नहीं। और पूरी कविता ने पूरी जोर से गा के सुना दी। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत मजेदार सुनाई मैंने, मैं पूरी, मेरा कॉन्फिडेंस आई था कि मैंने भाई क्या मस्त कविता सुनाई है। बाहर आया और सारे हंस रहे थे। फिर बोले ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, आप जा सकते हैं। मैं थैंक यू सर, मुझे बहुत बढ़िया लगा आपसे बात, आप सबसे मिलके। और मैं फिर आ गया। मेरे से हाँ, एक ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, आर यू नर्वस? मैं सर ऑब्वियसली आई एम नर्वस, बिकॉज़ मेरी लाइफ का एक सबसे क्रूशियल फेज़ है, जो मोमेंट है जिसको फिलहाल मैं जी रहा हूँ, तो नर्वस तो उस समय हूँ। फिर वो बोले ओके, बी कंफर्टेबल, इट्स ओके। और फिर थोड़ी-सी बातचीत हमारी आगे बढ़ गई। तो ये चीज़ें थी। तो वहाँ से मैं बाहर आया, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा, और जेनुइनली बता रहा हूँ, मेरा मैं अलग लेवल का कॉन्फिडेंट था मैं कि हो जाएगा, और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो भी गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इतने में आते हैं टीएचएसवी का रिजल्ट। टीएचएसवी का रिजल्ट आता है भाई, हमें मतलब हमें ईडोजर अपलोड करने को बोलते हैं। ईडोजर मैंने अपलोड कर दिया, पर मेरे पास सीटेट थी नहीं। उन्होंने मांगा कि सीटेट जिस दिन से फॉर्म फिल किया था उससे पहले का सीटेट दो। और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को भी, जो भी आप सीटेट या टेट लेवल एग्जाम जो भी पेपर मांगता है ना, वो कब का क्लियर होना चाहिए? जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, जिस दिन से वैकेंसी आ रही है, उससे पहले पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। उससे पहले किसी भी टाइम आपका सीटेट होना चाहिए, समझ गए? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये वाली चीज थी। तो उन्होंने हमें डीएसएसबी वालों ने, क्योंकि हमारा सीटेट वैकेंसी से पहले नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं लिया। 2021-22 तक भी मेरे पास जेनुइनली डीएसएसबी की तरफ से मैसेज आ रखे हैं, मेल आ रखी है कि भाई यू आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड योर सीटेट सर्टिफिकेट, सीटेट मार्कशीट बिफोर डेट दिस सो एंड सो। तो वो थी मेरे पास, है मैसेज, मैं दिखा दूंगा जेनुइनली, जो ये कह रहे थे कि आपका डीएसएसबी में सिलेक्शन नहीं हुआ और वो डीएसएसबी की तैयारी करवा रहे हैं, या फिर वो कैमरा लेके ऐसे घूम रहे हैं। बेटे रुक जाओ, ठीक है ना? जिन आप ये नौकरी मजे के लिए कर रहा हूँ मैं, समझ आई? तो मुझे बहुत बढ़िया मजा आ रहा है भाई, सच बता रहा हूँ मैं। आप लोगों से बात करके, अपनी चीजें शेयर करके मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरे लिए जीवन का एक ये वो हो गया रास्ता अब, ठीक है, मैं करूंगा। और मैं आप लोगों तक मतलब, मुझे जो सिलेक्शन के बाद आते हैं, मुझे उनसे बात करके, उनसे बात करता हूँ, आप लोगों तक जो चीजें पहुंचाता हूँ, भाई मुझे तो बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। मुझे आती है तो फिर मैं यही सोचता हूँ कि आपको भी आती होगी, ठीक है? कभी मेरी चीज से आपको नेगेटिव वाइब नहीं आएगी, कभी मेरे जीवन में हारूंगा तब नेगेटिव वाइब नहीं आएगी। अब तक आपको लगता होगा कि देखो भैंस की, और क्या है सबका सिस्टम इतना बढ़िया, पॉजिटिव पॉजिटिव सब कुछ इतना बढ़िया। अब आता है असली चीज, जुलाई अगस्त मतलब 2018 से 19 आ गया था। 2019 में फिर इतने में जैसे हमारा रिजल्ट आने लगा, उसी के आसपास फिर ये लगी थी आचार संहिता, मोदी जी दोबारा जीत के आ गए थे। और हम जुलाई 7 को मेरा फिर केवीएस का फाइनल रिजल्ट आया। फिर हम वेट करने लगे, मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा, मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा, मेरा स्कूल कौन सा मिलेगा। फिर वेट करते 20 तारीख को लगभग ये आने लगे थे, क्या बोलते हैं, हर एक आरओ अपने अपने लिस्ट देने लगा था, हर एक आरओ की भी, जिन जिन बच्चों का कहाँ कहाँ था। मेरा और प्रतीक शिवालिक का दोनों का चंडीगढ़ रीजन में था। और हम, मैं वीडियो देखता था, जोरावर क्लासेस सर थे ना, इनकी भाई क्या खतरनाक, मतलब इनके लोग ये घूमते थे, ये और टीसीएफ प्रतीक में लिख करके, ये दोनों घूमते थे, दोस्त थे बढ़िया। इनकी वीडियो देखता था आसाम में, और मैं सोचता हूँ भाई क्या मस्त जगह। पर मैं, मुझे तो आसाम में, या तो मैं नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा, या मैं जाऊंगा कुछ मतलब बिल्कुल कारगिल या फिर श्रीनगर में, है ना, कुछ जम्मू कश्मीर में मेरी ड्यूटी आएगी। मैं एक्सरसाइज करता, मैं एक्सरसाइज करने लगा था, क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में था मेरी वहीं आएंगे, जम्मू जाना है मुझे, मुझे तो उधर जाना है, मेरे मजे आएंगे, है ना? मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं तो वहाँ जाऊँगा और वहीं रह के फिर ऐसे ऐसे काम करूँगा बढ़िया, बिल्कुल, है ना? देशभक्ति करिए, मेरे मन में बहुत था भाई। तो पर फिर 20 तारीख को आने लगी, 20 अगस्त को, 20 अगस्त से जगना शुरू करा, पूरी रात देखता रहा भाई मैं, पूरी रात, कि किस किस की लिस्ट आ रही है, मेरा नहीं आया। 21 को आई, 21 को पूरा चेक करा, फिर 21 को भी दिन में आया मेरा, और मेरा दिन में भी कहा, शाम को मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा दिन 1 घंटा सोता, फिर उठता, फिर चेक करता ऐसे। 21 को जाके दोपहर वक्त पता नहीं शाम को मारे आई मेरी लिस्ट। और फिर चंडीगढ़ रीजन भाई, मतलब मैं मतलब ये लगी यहाँ की, पर चंडीगढ़ वालों में ऐसे हंस रहा जोर जोर से, क्योंकि भाई मेरे पास सच में ऐसे लोग थे जो ऐसे दावे पेश कर दी कि भैया हमें इतने लाख दे दो, हम आपकी चंडीगढ़ में ले आएंगे। और भी मेरा फ्री फंड में चंडीगढ़ में, अगर मेरे पापा ऐसे इतने खुश हो रहे, माँ पापा ये देखो खुद धन आ गया चंडीगढ़ में, देखो कमाल हो गया, है ना? तो ऐसी चीजें सुन सुन सोच सोच के मन में, और ये पूरा मतलब वो एक लाइफ मूवमेंट था कि मैं मस्त लग गया, बस मैंने जाना है वहाँ ज्वाइन करना है। मेरा चंडीगढ़ में रीजन था हमारा, केवी वन हमारा लुधियाना डिस्ट्रिक्ट थी, तो पंजाब में। तो भी मैंने सोचा मैं सबसे पहले ज्वाइन करूंगा, मैं तो सबसे पहले ज्वाइन करूंगा। और उस टाइम पे छुट्टी थी अस्पताल की, फिर 1-2 दिन में मैंने अपना वो करा गया। मैं 28 तारीख को मेरा बर्थडे था, अगस्त को, याद रखना 28 अगस्त को मेरा बर्थडे आने वाला है। तो 27 मैंने सोचा मैं यार 28 अगस्त को करेंगे, सब कह रहे थे 28 अगस्त को करना, मैं मेरे दिमाग में मैं यार
खुशी के दिन पढ़ने चाहिए, हाँ, घटने चाहिए, मगर पढ़ने चाहिए। मैं तो 27 अगस्त को करूँगा, एक दिन और खुशी का बढ़ेगा मेरा, दिन ऐड होगा ना, तो 27 अगस्त को मैंने जॉइन करा, 28 अगस्त का मेरा बर्थडे। और भाई मैं शायद केवीएस में जिन्होंने भी जॉइन किया था ना उस टाइम पे हमारे बैच में, लगभग मतलब सबसे पहले जॉइन करने वाले बच्चों में से एक था। तो ये हो गया। तो फिर बस मेरा वहाँ पे था मैं, फिर उतने में ही आ गई दोबारा से डीएसएसबी की वैकेंसी, जिसमें ये जो है ना मेंटर 36 इनका सिलेक्शन हुआ था, है ना? नहीं, 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 उनका हाँ, शायद उसी में सिलेक्शन हुआ था उसका। तो उस टाइम पे मतलब क्या बोलते हैं, मेरी मतलब मम्मी ने भी कहा तैयारी कर ले मामी, जब इन्होंने मुझे नहीं लिया ना, तो मैं तैयारी करूँगा क्यों? मैं नहीं करूँगा तैयारी। इन्होंने मुझे नहीं लिया, मैं इनका फार्म भी नहीं भरूँगा। मतलब मम्मी बोली नहीं भरना है भरना, ज़बरदस्ती कर कराया, फार्म भरा दिया। मैं भी ऐसे ही मन मस्ती में पेपर दिया और ऐसे ही 1 नंबर से रह गया। समझ गए? मतलब वो था ना, वो ईगो फाइट के चक्कर में किसका घाटा हुआ? मेरा घाटा हुआ। पर मुझे था, मैं फिर भी ईगो चल ना, मैं करना ही नहीं था। 1 नंबर से क्यों, 50 नंबर से रहना चाहिए था। पर दुःख बहुत हुआ मुझे, सच बता रहा हूँ मैं। बहुत भयंकर दुःख हुआ कि यार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहली बार फिर से वो चीज़ दोबारा दिमाग में आ गई थी कि यार मैं फिर से फेल हो गया। है ना? बहुत दिल दुखी हुआ। मम्मी ने कहा चल ठीक है अभी भी पढ़ ले, आगे तो कभी ना कभी वैकेंसी आएगी ही, पढ़ ले। मैं मानी मतलब ऐसे ही फिर मैं मकरापंती सा करता रहा, मज़े करता रहा, है ना? थोड़ा बहुत पढ़ता, थोड़े दिन नहीं पढ़ता, पढ़ता, नहीं पढ़ता। फिर कोरोना आ गया, कोरोना के टाइम में बेस्ट टाइम था अगर मैं पढ़ लेता तो, पर नहीं पढ़ा मैं। फिर 2022 में फिर से डीएसएसबी वैकेंसी आई, मैंने फिर से भरी। 3-4 मही मैं 1 साल पहले तैयारी शुरू करी थी मैंने। मैं मॉक टेस्ट देता 135 नंबर मेरे, 140 नंबर 1 साल पहले आने लग गए थे मेरे, है ना? लेकिन फिर वो क्या बोलते हैं, ऐसे ही वैकेंसी का जो पेपर था ना वो पहले होना था, लेकिन वो एक्सटेंड या फिर पता नहीं स्टे सा लग गया था, उसपे कैंसिल सा हो गया था। तो फिर मैंने तैयारी छोड़ दी। और हिमांशु सर उस टाइम पे तैयारी कर रहे थे। हिमांशु सर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आते थे कई बार, और वो ऐसे कहते कि फिर मैंने दिसंबर में, जनवरी में तैयारी शुरू करी, है ना? जनवरी में नहीं, हाँ, थोड़ी-सी तैयारी शुरू करी थी मैंने। कहीं से हमें पता चल गया था कि मतलब कहीं से नहीं, मुझे एक आइडिया नहीं रहता कि यार पढ़ना है, और किसी ने डाल दिया था कि भैया पेपर आने वाला है, शायद हो सकता है पेपर। तो हमने 1 हफ्ता सारा मुझे पढ़ते हुए को हो गया था। मैं भी और मेरे साथ भावना मैम भी थी, और जो बाकी थे वो भी पढ़ने लगे थे, पल्लवी मैडम थी। तो हम खूब पढ़ते हुए, खूब पढ़ते। 1 हफ्ता सारा हो गया था, और 5 तारीख को फिर इतने में आ गया, 5 फरवरी 2000, 5 फरवरी, हाँ, 5 फरवरी 2022 को कि भी पेपर तो अभी है ना? मार्च में ही भाई हिल गया सब कुछ। मैंने 1 महीना इतना दिन रात एक करके पढ़ दिया भाई। सारी एनआईएस करने लग गई, पूरी एनआईएस लगभग हमने कर दी थी। मतलब मैथ में तो 140 145 नंबर मेरे, एवरेज 140 स्कोर मेरा हो गया था। फिर हिमांशु सर कमेंट करते वीडियो के नीचे कितना, क्योंकि मैं मोक देता था तो जो रेगुलर बच्चे तो कमेंट करते। तो मेनली हिमांशु सर ऐसे थे जिनके मार्क्स मेरे से ज्यादा आते थे मेरे नोट में, है ना? तो मैं कहता हूँ यार 152 नंबर, तू पागल है इतने नंबर। मैं यार पता क्या है, मेरे पास मतलब सबूत थे, क्योंकि हमने भी वो 17 18 30 वाली देखी थी। वो जितने भी तैयारी करवाने वाले, चाहे प्रत्यक्ष वाली को, चाहे कोई भी हो, सारे कहते थे कि 130 35 जो है ना ये आपका सेफ स्कोर है। और जो मेंटर 36 वाले सर थे, इन्होंने भी शायद पेपर दिया था, पूछ लेना भी इनका कितना स्कोर रहा था, ठीक है? तो और इन्होंने शायद क्या पता है दूसरे पेपर अटेम्प्ट भी ना कर पाए हूँ। तो मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि भई ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है? तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिया। उस पे ग्रेड अप पे आता था वो। तो ग्रेड अप पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिया। मेरे भी उसमें 100 कितने 45 नंबर आए थे, 144 नंबर आए थे, और हिमांशु सर के भी शायद उतने ही नंबर आए थे। 1 पॉइंट का गैप था हनमें। पहला एक ऐसा पेपर था वो जिसमें मेरे इसके लगभग बराबर नंबर आए थे, नहीं तो वरना हर पेपर में हिमांशु सर के 152 150 ऐसे नंबर आते थे भयंकर। कि पार्ट 1 का माहिर उस्ताद है ये, है ना? सब्जेक्ट पेडागोजी रीडिंग का भी उस्ताद था ये। तो ये खींच देता था नंबर। अब मेरे मन में था 145 अरे बहुत है, वैसे आगे और नहीं खींचता हूँ तैयारी को। अब जिस दिन मतलब पेपर के टाइम पे भी थोड़ा सा ये जो चीजें मुझे पता चलती मैं थोड़ा थोड़ा मूक देता गया, थोड़ा थोड़ा पढ़ता गया। पेपर आया, पेपर का रिजल्ट आया मेरे भाई, हिमांशु सर का पहले एक पेपर में नहीं हुआ, 157 नंबर थे, 161 नंबर थे एक में। तो हिमांशु सर का फाइनल सिलेक्शन हो गया। उनका इंटरव्यू, उनकी पूरा डिस्कशन, उनकी तैयारी आप सारा मेरे पिन कमेंट में देख सकते हो। तो फिर उसके बाद रिजल्ट मेरा भी आना था भाई, मेरा उसमें भी नहीं हुआ। फिर से हुआ भाई, पर नंबर कितने हैं? 145 नंबर आ रहे हैं मेरे उसमें, ठीक है? एक में 140 आ रखे हैं, एक में 145 नंबर आ रखे हैं। तो मेरे पूरा खुश भाई साहब जितनी तैयारी करी थी यार, अभी मैं बताऊं जितने कट ऑफ चली गई, 160 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करके आया था मैं तो, ठीक है? क्योंकि मेरी तो आदत थी जो आता है वो आता है, नहीं तो नहीं अटेम्प्ट होता मेरे से। अब 156 के आसपास क्वेश्चन में अटेम्प्ट करके आया, 144 145 मेरे नंबर आए, 144.8 पता नहीं कितने नंबर थे मेरे, 145 लगा लो आप।
तो मतलब भयंकर खुश था भाई, जितनी तैयारी मेरी मम्मी हंस रही पूरी तरीके से, जितना रिजल्ट आना मैं खुश हो रखा हूँ भाई, मेरा नहीं हुआ पर मैंने जितनी मेहनत करी थी मेरे नंबर बढ़िया आ गए, मजा आ गया। ठीक है, मेरा अपने आप में एक बढ़िया लेवल का तैयारी हो रखी थी, अब इसको खींच देंगे फिर आगे सिलेक्शन हो जाएगा, अब नहीं होगा तो ये चीज हुई भाई। फिर मम्मी ने मतलब मेरी मम्मी मजाक उड़ा रही मेरा कि जितने कट ऑफ चलेगी मेरा बेटा तो इतने वो मेरा अटेम्प्ट भी ना कर रहा था। तो हिमांशु सर फिर मेरी वीडियो देखते थे, थोड़ा मतलब एक वो जुड़ाव सा नहीं होता आपस में। हिमांशु सर की मम्मी मेरी वीडियो देखती थी, तो उन्होंने फिर ऐसे हिमांशु उनसे बात करके मेरे चैनल पे आया, मेरे से एक हमने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई। उस वो दिन था, आज का दिन है, फिर बताओ देखो, है ना। हिमांशु सर ने अपनी शादी में भी नहीं बुलाया मुझे, तो पर चलो ठीक है, अभी वो तो अपना है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं है, नाराजगी अपनी जगह। तो क्या था, तो तो फिर क्या था भाई, हिमांशु सर मतलब वहां से फिर एक हमारी दोस्ती बनी, वो एक अलग चीज होगी। फिर आया केवीएस की बारी। केवीएस मैंने देना नहीं था, हिमांशु सर ने दिया था केवीएस का पेपर, और उन्होंने बच्चों को पढ़ाया था। हमने पहली बार केवीएस में बच्चों की तैयारी करवाई थी। ठीक है, ड्रीम केवीएस के हमने एक ग्रुप बनाया था, उसमें हमने जो बच्चे ठीक ठाक थे, क्योंकि हमारी भी पहली बार थी भाई, हमने भी हमारे अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बिल्कुल तो जना बड़ा सूख गया थोड़ा सा बहुत, ठीक है ना, लगातार बोल रहा हूँ। तो इतना वो नहीं था लगा, क्या बोलते हैं उसको, पहली बार हमारा था कि यार हम बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं और ऐसे फेज में बच्चों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जिसमें अगर हमसे गलती हुई ना तो उनकी पूरी लाइफ वेस्ट हो सकती है। तो हमने क्या किया, हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि हम एक ड्रीम केवीएस बनाएंगे जिसमें हम बच्चों को गाइड करेंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे कुछ नहीं, बस उनको जो जरूरत है ना, हम इधर उधर से जो भी हमसे हेल्प बन सकेगी ना उनके लिए एक रिसोर्स बन के रहेंगे हम। ठीक है, तो भी हमने सेलेक्ट कर दिया कि इससे ऊपर नंबर जिनके सीटेट वगैरह में ना वो आ जाओ, ताकि एक बेस लेवल उनका बना रहे। हम बिल्कुल जीरो से उठा के नहीं रख सकते, लेकिन जो बच्चा ठीक ठाक लेवल पे है उसको टॉपर जरूर बना सकते हैं। तो भाई ऐसे करके हमने कुछ 50 एक बच्चों को सिलेक्ट करा था। 50 बच्चों को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद बहुत बच्चे आना चाह रहे थे लेकिन हम नहीं ले पाए। 50 बच्चों में से 38-39 बच्चे फाइनल सिलेक्शन ले गए। 4-5 बच्चे ऐसे थे जो टॉप 100 में आ गए, समझ गए। साक्षी, साक्षी के अलावा मैं नाम तक भी भूल गया भाई, सत्यम, मतलब टॉप 100 में इनकी रैंक आई है। कम से कम 7-8 बच्चे थे। एक दो बच्चों को तो मैंने इंटरव्यू नहीं डाला है, ऐसे बच्चे थे जो भाई साहब बीएड की वजह से रह गए, जिनके 160-60 नंबर थे, समझ गए उनमें से। वरना मतलब आप समझो, अगर उन 37-38-39 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ ना, जो 11 बच्चे उनमें से बीएड के टॉपर भी रहे हमारे, और अगर उनका होता ना 160-161 नंबर वाले बच्चे भी थे हमारे पास, समझ गए। तो ये वाली चीज थी। ड्रीम केवीएस में से फिर हमने इंटरव्यू की तैयारी करी। इंटरव्यू में से हमारे मतलब ड्रीम केवीएस और उसमें से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सेकंड रैंक भी लेके आए, सेकंड थर्ड पता नहीं कितनी रैंक थी उनकी, वो नहीं होता, बहुत लंबा टाइम हुआ, 4-5 साल हो गए, 3-4 साल हो गए, तो यार वो नाम एग्जैक्ट वो ध्यान नहीं है। तो उन बच्चों मतलब पीजीटी में उनकी खूब तैयारी करी, हमें कुछ नहीं आता था पीजीटी का, लेकिन वो चीजें रिसोर्स देते गए वो हाथ पकड़ के भी नहीं पढ़ो, ये नहीं यहाँ से ये पढ़ सकते हो, ये तुम्हें लो फील हो रहा है, भाई होता है ये, कोई नहीं, थोड़ा सा एक काम करो, अभी मॉक टेस्ट लगा दो, मुझे शेयर कर दो ताकि मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। मतलब फिर उनको ये रहता था कि अच्छा सर हमारा वेट कर रहे हैं, तो हर रोज उनसे बात करते हैं हम रात को कि भी क्या होगा तैयारी में, कॉमन ग्रुप डिस्कशन रखते हैं। और ये ड्रीम केवीएस अभी भी है हमारा। ठीक है, अभी भी हम पेडागोजी का जो केवीएस के लिए बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं ना, पेडागोजी में हम अभी भी उनसे रेगुलर बात करते हैं, मॉक टेस्ट के लिए कहता हूँ मॉक दो, मॉक का फिर एनालिसिस फोन करके बताते हैं हम उनको, जो पेडागोजी में बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आपने भी हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी तो आप कर लीजिए भाई, बढ़िया मेहनत करेंगे। और 40-50 दिन की मेहनत है सारी केवीएस के लिए, हम तेरी सेट बनवा देंगे, मामला बहुत मेहनत करवा देंगे आपसे, मजा आ जाएगा। तो ये फिर भाई केवीएस का मैंने बच्चों की तैयारी करवाई, बढ़िया हो गया। फिर आई चंडीगढ़ जेबीटी की तैयारी। भाई मैं ना आपको दिखाता हूँ, इतनी मेहनत करी थी मैंने 1-1.5-2 महीने, मतलब सारी एनसीईआरटी का नोट्स वोट्स बना के सारा सब कुछ करके मैं मॉक देता ना, मॉक मैं मॉक को बहुत अहमियत रखता हूँ। तो मॉक देता, मॉक में मेरे भी 110-111 नंबर, पंजाबी सीख ली थी मैंने, थोड़ा थोड़ा अंदाजा से लगा लेता था क्या लिखा हुआ है। 110, 107, 108, 110, 111 इतने नंबर रहते थे मेरे, टॉप 10 में टेक्स्ट बुक पे मेरे आते थे। और आपको पता है कि जनरलाइज में टेक्स्ट बुक में जो बढ़िया स्कोर करता है, फाइनली अगर उस मेहनत को कंटिन्यू रखता है फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उसका। तो चंडीगढ़ जेबीटी का पेपर भरा भी मैंने, चंडीगढ़ जेबीटी को बढ़िया तैयारी करी, और मेरे दिमाग में था टॉप मारूंगा चंडीगढ़ जेबीटी में। मैं दिमाग खराब हो रखा था, टॉप मारना है चाहे कुछ हो जाए, मैंने बच्चों को प्रूव करना आज भी कि तुम्हारा मास्टर आज भी बड़ी मेहनत करके सिलेक्शन लेके जाएगा, कुछ नहीं है, सिस्टम हैंग कर देंगे, ऐसे ही नहीं तैयारी करवा रहे बच्चों की। मैं भी तुम्हारे साथ कंपटीशन में हूँ आज भी। तो मैंने भी, पर हुआ क्या, उस पेपर का जिस दिन पेपर था ना, मार्च में 15 को, 14 तारीख को पेपर था, तो 7 तारीख को लेटर आता है कि पेपर पोस्टपोन हो गया 1 महीना, और ये पहले एक साल से पोस्टपोन होता हुआ रहा था। फिर मेरा आग लग गई मैम, अब तो सेंटर के इलेक्शन तक भी है, लोकसभा के, अब कैसे हो जाएगा जब ये 1 साल से नहीं हुआ, तो अब कैसे अगले महीने जो ये पोस्टपोन हुआ 28 अप्रैल को कैसे हो जाएगा, है ना। और अप्रैल में उससे 2-3 दिन पहले मेरी शादी थी, बल्कि हिमांशु की मम्मी मतलब वो कहते भी थे
वो मेरे से ज़्यादा मतलब आप सबसे ज़्यादा वीडियो देखते होंगे इनकी यूट्यूब की चैनल की, ये जो पढ़ाई वढ़ाई से सब कुछ पता होता है, कितनी वैकेंसी है, कहाँ क्या है, सब कुछ पता होता है उनको। और वो कहते थे मुझे मॉक दे ले, पर मेरा वो थी ना आग लग गई थी कि नहीं ना, तो ये होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। किसी से भी पूछता हूँ सब कहते हैं अब नहीं होगा, ये बाद में होगा, तो पोस्टपोन हो जाएगा। और भी वो पेपर उसी टाइम हुआ, मतलब वो पेपर उसी टाइम हुआ, मेरी इतनी आग लगी कि मैं यार, मैं ये गोद के चक्कर में फिर से, मतलब वो नहीं होता इनकंसिस्टेंसी के चक्कर में फिर से रह गया हट, मतलब। पर मेरी तैयारी बढ़िया थी, मेरे 80 नंबर आए उसमें फिर, क्योंकि कुछ देखा ही नहीं था उसके बाद। या तो मैं बहुत लंबे टाइम से लगातार तैयारी कर रहा हूँ, फिर तो यही बीच में गैप मार दे तो चल जाएगा। पर जब मैं तैयारी 2-3 महीने से कितनी बढ़िया कर लूँ, अगर आपने गैप मार दिया भाई, फाइनल सिलेक्शन में कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है। तो वो नहीं हुआ, मेरे बढ़िया यार, इस पेपर में इसमें मैं 150 में से 120 नंबर लेता भाई, 117 का टॉपर था उसमें। मेरा बड़ा दिमाग खराब है, ये तो कति बेइज्जती का काम हो गया, ये तो इससे भयंकर बेइज्जती कुछ नहीं है। और मतलब मैं पूरा खत्म मैटर भाई मेरा तो। मैं यार कति मैनू करूंगा भाई, इसमें इस वजह से रह गया, इसमें इस वजह से रह गया, कौन है बात नहीं बनी भैया, तो कति खत्म है मैटर। फिर इतने में आ गई हरियाणा जेबीटी की वैकेंसी, मेवात के डर की। मेरा फिर चली मैं चंडीगढ़ में गलती हुई थी, की बार गलती नहीं होती हुआ। और हालांकि उसमें देखो मेवात वाले में, हरियाणा जेबीटी में क्या बोलते हैं, ये नई चीज आनी थी, हरियाणा जी के नई आनी थी, कई सारी चीजें ऐसी थी जो वहां नहीं पढ़ी थी हमने केवीएस डीएसयू के टाइम पे। पर अब मुझे बताओ पढ़ना है भाई, मेवात जेबीटी का टाइम पे बताऊँ आप, अगर किसी को ये देखना ना तैयारी कैसे करनी है, मेरी एक आंख पूरी सूज गई थी। क्यों? एक सेकंड देख लो। भाई फोन स्विच ऑफ होने वाला है मेरा, तो थोड़ा सा देखते रहना भाई। तो भाई मेरी मेवात जेबीटी में मैं क्या करता हूँ, मैं स्कूल से आता 3 बजे। मैं 3 बजे, मेरा आप लोगों ने देखा होगा हलवारा में क्वार्टर में के बीच 2 बेड थे, 2 बेड के बीच में जगह थी, वहां बेड सा बिछा रखा था। वहां जो टब नहाने वाला नहीं होता बैठने का मुड्ढा सा, उस पे बैठता। और उस पे बैठ के आगे किताब रख के, ये समझ लो रात के 1, 2, 3 बज जाते। बीच में बहाना में आते, खाना वाना खाते हम, बस उस 15-20 मिनट आधा घंटा में उठता था, उसके अलावा पूरा दिन पड़ता भाई। रात के 2-2:30 बजे हमारे साथ मेरे साथ एक और लड़की तैयारी कर रही थी, रचना। भाई वो फिर रात को 2 बजे 3 बजे भी हम फोन करते, रचना क्या पढ़ दिया आज, ये कर लिया। वो ड्रीम डीएसएसबी में थी हमारे साथ, ड्रीम डीएसएसबी जो डीएसएसबी के लिए बच्चे तैयारी कर रहे थे ना, जिनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, वो जुड़े हुए थे। तो उसमें से वो लड़की मेरे साथ, यहाँ पे मेवात वाले के लिए कोई कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं वो कह रही थी मेरी यहाँ पे तैयारी करवा दो आप। ठीक है भाई मैं कर रहा हूँ, तू भी आ जा। रात को हम फिर डिस्कस करते क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया, पूरा पढ़ते। बिल्कुल ऐसे दिमाग में आता कि यार अब तो उठा नहीं जा रहा, चलो आज का हो गया, सो जाता हूँ। सो जाता, लेट तो ऐसे होता 2-2:30 बजे लेट था ना, तो ऐसे होता कि यार अश्विनी शोर आ गया, मर गया क्या, बिल्कुल ही पढ़ ले थोड़ा सा, कुछ तो कर ले। मैं भाई उठता मोक लगाता, मोक मेरे 72-75 नंबर आते। और मैं मतलब चलो ठीक है अब हो गया, इससे आगे कुछ नहीं हो पाएगा। 3:30 बजे तक मैं सो जाता, सुबह 7-8 बजे स्कूल होता, स्कूल में भागता। उस टाइम बच्चे नहीं आ रहे थे क्योंकि पेपर वेपर चल रहे थे, तो लकीली उस टाइम में मतलब मिड सेमेस्टर के पेपर हो रहे थे उस टाइम में, तो बच्चे नहीं आते थे, तो मुझे टाइम मिल जाता था थोड़ा, स्कूल में टाइम बचता उसमें पढ़ता। भाई घर आके फिर मैं फिर पढ़ने लग जाता। और ऐसे हो के मेरी नींद इतनी इकट्ठी हो गई थी, इतनी नींद इकट्ठी हो गई थी कि ये समझ लो, मैं आपको दिखाऊंगा ना फोटो मेरे पास है, मेरी ये वाली आंख सूज गई। जिस दिन पेपर दे के आया ना, मैं इतने मौक दिए थे, हर रोज एक एक 2-2 मौक देने लगे थे। लास्ट में 1 महीना था बस मेरे पास तैयारी करने का, और ढंग से तो 20-25 दिन थे। उस लड़की का मैंने मेहनत करा, उसने रचना ने मेरे से हरियाणा जीके की चीजें बताई। भाई वो पेपर जिस दिन फाइनल पेपर था ना, मतलब शायद ये सोच, मैं मन में सोचता था, "हे भगवान 78 क्वेश्चन मतलब नंबर मेरे आ जाए ना, तो ठीक हो जाए।" और वही देखो 81 क्वेश्चन ठीक हुए मेरे, वही 76 मतलब 77 नंबर आ गए मेरे। और मैं वही पूरा खुश, मार जितनी मैंने मेहनत की थी उतना हो गया। और मैं जैसे ही पेपर दे के उठा ना, मतलब मेरी आँख में दर्द होने लग गया, मतलब ऐसे पूरा ऐसे यहाँ पे सूज से की थोड़ी सी लाल हो गई, पूरी से दिखना बंद। और बाहर आया मैं, और बाहर आके, और कमाल की बात ये थी, मेरा मन भी और खुश हो रखा था उस दिन, क्यों? क्योंकि मेरी पबजी की फेवरेट टीम थी ना, गुड लाइफ, वो उस दिन तब मतलब मस्त मार पीट करके गेम जीत रही थी उसने। तो मैं पूरा खुश भी रखा था कि यार इधर से भी खुश है, पेपर भी बढ़िया हो रहा था। पेपर से जस्ट पहले भी मैं मॉक दे के गया था थोड़ा सा, इसलिए नहीं कि मैं नंबर नहीं देखे मैंने, बस मॉक दिया था कि वो दिमाग ना चलने लग जाए, पेपर मोड में आ जाए। भाई बहुत पागल हो गया था मैं, बिल्कुल पूरा दिन पढ़ता था, पूरी रात पढ़ता था भाई। मैं ये नहीं चीज पता थी कि उठना कैसे होता है, मतलब पढ़ाई के अलावा होता क्या है। 1 महीना ऐसा हो गया था, मैं बिल्कुल घर जाना बंद कर दिया, कुछ घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था मैंने, ऐसा काम हो गया था। फिर उसका
फिर मैं ऐसे ही मतलब फिर ये होगी चलो ठीक है, बहुत बढ़िया तैयारी होगी, पेपर बढ़िया हो गया, ठीक है जो भी है। फिर हर रोज़ ये कट ऑफ की वीडियो देखता। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर इतने में मैं ये इसके ट्रांसफ़र के ये आ गए केवीएस के 2024-25 में। अब तो मैंने अपना स्पाउस केस लगाया, स्पाउस केस में दिल्ली मिलने के चांसेस ज़्यादा थे, मेरी वाइफ दिल्ली में है, तो मुझे लगा मैं दिल्ली मिल जाएगा, मज़ा आ जाएगा, तो गाड़ी लूँगा और दूसरी बड़ी वाली और ये वो घर वालों से खूब मैंने कहा था पेपर पास करूँगा तो स्कॉर्पियो लेनी है ना? तब घर वाले कहते हैं हाँ तो स्कॉर्पियो ले ले, तेन जो चाहिए वाली ले, तू ये भी ले ले, पर मानना पेपर पास करूँगा तो स्कॉर्पियो लूँगा। ये वाली जिद्दोजहद मेरी चलती गई। मैं दिल्ली तो आना है, मज़ा आ जाएगा। और भाई मेरा ट्रांसफ़र जिस दिन आया ना, पहले मेन लिस्ट आई, उसमें मेरा नहीं मिला दिल्ली में। मैंने थोड़ा सा कहा चल ठीक है छोड़ना। 2 मिनट बाद एक और 2-3 लिस्ट थी, उनमें देखा मेरा कारगिल। अब भाई साहब कब की मैनिफेस्टेशन 2019 में जब मैं लिस्ट आया ना, तब मैं सोच रहा था कि मेरा जम्मू आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा, आ गया ना अब, सच में अब आया भाई वो। तो फिर ये हो गया यार, अब तो भगवान आशीर्वाद देने वाला था अगला, है ना? छुटन आने वाला था भगवान घर में। अब कहाँ भेज दिया मैं। तो एक ये नौकरी छोड़ने तक का भी ऑप्शन आ गया था दिमाग में एक बार तो, कि अभी वहाँ तैयारी भी नहीं होगी, वहाँ पढ़ भी नहीं पाऊंगा इतनी दूर, है ना? और भाई जो परिवार का नहीं हुआ फिर मैं कैसे, जरूरत पड़ने में मतलब क्या ही होगा, बहुत सारी चीजें ऑप्शन दिमाग में घूम रही थी। उसी दिन फिर मेरे मतलब जिस दिन मैं अलवारा से अपना सामान लेके आया ना घर पे, उसी दिन मेरा मेवात का रिजल्ट आया भाई। मैं बिल्कुल ऐसे पागल हो गया कि पहली फिर से इतने टाइम बाद मतलब जो अकड़ तोड़नी थी ना चंडीगढ़ जेबीटी वाले के कारण, मेरा जो दिमाग खराब रखा था, जो वो अकड़ तोड़नी थी वो मेरी फिर मजा आया। वाह भाई साहब देख अभी भी कंपटीशन में अभी एग्जाम क्लियर कर दिया, है ना? पूरी फुल ऑन आवाज पूरा राजी भाई में मेरा चंडीगढ़ मेवात वाला क्लियर हो गया। भाई मैं जो मतलब मुझे आगे भी तैयारी करूंगा भाई मैं, और मेरे अकेले की वजह से किसी बच्चे सिलेक्शन नहीं रुक सकता। अगर आपको लगता है ना मैं आपका कंपटीशन हूं, मुझे फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए, इस वजह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई मैं कह रहा हूँ किसने सिखाई है ये चीजें आपको? मैं आपको तो बल्कि ये होना चाहिए कि जो मैं सिखा रहा हूँ ना आपको चीजें उससे सीखो और मेरे से आगे जाने की सोचो। समझ आई मेरी चीज? तो ये थी भी मेरी जर्नी। मैंने केवीएस दिया, केवीएस पास हुआ 2018 में, फिर डीएसएसबी डीओई एमसीडी दिया। हालांकि मैं एलिजिबल भी नहीं था, पर फिर भी एक होप की वजह से कि क्या पता ले लें मुझे, मैंने वो एग्जाम दिए, उनकी तैयारी करी, बढ़िया फाइनल सिलेक्शन हुआ, लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके बाद फिर डीएसएसबी का दोबारा से वैकेंसी आई, वो क्लियर नहीं हुआ मेरा। फिर के दोबारा से फिर से डीएसएसबी की आई 2022 वाली, वो क्लियर नहीं हुआ। चंडीगढ़ जेबीटी का दिया, शादी थी या जो भी था मेरा, मतलब मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं था, वो क्लियर नहीं हुआ। हालांकि बढ़िया तैयारी का माइंडसेट था मेरा उस टाइम पे। पर फिर चंडीगढ़ ये मेवात वाले में इतनी कम वैकेंसी होने के बावजूद मैंने फिर से वो एग्जाम क्लियर किया। और क्या बोलते हैं भाई, इसलिए अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये मेरी जर्नी रही थी। अब मैं यहाँ पे केवी मतलब यहाँ कारगिल में पोस्टिंग है, यहाँ से 7 घंटे दूर लेह है, 7 घंटे दूर श्रीनगर है, दोनों जगह से ही बस घर जाया जा सकता है एयरपोर्ट से। ठीक है, अपनी गाड़ी से जाओगे तो 7 घंटे आगे, फिर 12 घंटे या पता नहीं 15-16 घंटे आगे और है। तो ये है। तो अब यहाँ पे मेरी पोस्टिंग है, जिस दिन मैं बात वगैरह करना चाहता हूँ जल्दी रिजल्ट है, भगवान आशीर्वाद दे। ठीक है, अब जाऊंगा या नहीं जाऊंगा वो तो आगे मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, परिवार जैसे बात करेगा वो वैसे हो जाएगा। तो अब मैंने जितनी तैयारी करी है ना भाई, मेरी मम्मी ने मेरे घर वालों ने कभी मुझे ऐसे लो नहीं होने दिया। इतना फेल होने के बाद हमेशा मुझे ये कहा कि भी तैयारी कर ले, पहले भी नहीं करी थी अब कर ले, बहुत मेहनत कर, कितना हो गया। उन्होंने ट्रैक रखा है, अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि तू तैयारी क्यों नहीं करता, तू तब भी फेल हो गया था, अब तैयारी क्यों नहीं करता। नहीं भाई, उन्होंने ट्रैक रखा, खुद की जिम्मेदारी निभाई कि भाई ठीक है थोड़ा बच्चा है, भाई बच्चों में ये चीजें होती है कि उनको थोड़ा पुश करना पड़ता है। हर बच्चे के लिए मैं नहीं हो सकता कि भाई तू मेरे से फीस दे दे तो तुझे तो पर्सनली गाइड कर दूंगा। पेरेंट्स को भी साथ में खड़ा रहना पड़ेगा उनको। ठीक है, और अगर हो सका तो कोशिश करेंगे, अभी हम मैं और हिमांशु सर आप लोगों के लिए एक ऑफलाइन सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें पेरेंट्स को बुलाएंगे, ठीक है, आपके साथ, और पूरा हर एक चीज की काउंसलिंग होगी कि किस चीज की तैयारी करनी है, किस चीज की कर सकते हो। मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा आप लोगों को, पर्सनली स्ट्रेटजी फ्रेम करवाई जाएगी, उसमें कर देख लो कितनी रहेगी बैटरी। ठीक है, तो ये चीज हुई थी। अब इस जर्नी से भाई क्या टेक अवे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको क्या टेक अवे। मैं भी इनकंसिस्टेंट था, मेरे से भी लगातार नहीं पढ़ा जाएगा जाता था। अब भी मैंने पढ़ना शुरू किया था, है ना, लेकिन फिर से कई दिन का गैप आ गया। ठीक है, बहुत चीजें ऐसी होती है जो आप भी फेस करते हो, मैं भी फेस करता हूँ, है ना। मैं भी आज भी चीजें छोटी छोटी सर्च करता हूँ, लगातार सर्च करते रहोगे, लगातार दाएं बाएं से कुछ कुछ चीजें देखते रहोगे तो सिलेक्शन होगा। एक जगह चिपके रहने से नहीं होगा। अगर आपको तैयारी करनी है, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो भाई आप पिन कमेंट में हमारी ऐप में डाउनलोड कर सकते हो, वही पढ़ ले और हमसे जुड़ सकते हो। हम बहुत जो पेडागोजी में बच्चे हैं उनकी बिल्कुल ऐसे मिशन मोड पे तैयारी करवाते हैं, ऐसे नहीं कि बस ठीक है आपने बैच लेना, ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते, नहीं।
एक एक को फोन करके गाइड करते हैं, कई बार तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई, बढ़िया तैयारी कर लो, पेपर आएंगी, वैकेंसी ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आए। और अगर आपको लगता है वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर भैया आप गलत ऑडियंस हो फिर मेरी। ठीक है, मेरी ऑडियंस वो हो जो बच्चा ये सोचता है कि जो होगा सर सिलेक्शन लेके जाएंगे, खत्म है मैटर, है ना, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है। तो बढ़िया मेहनत करो भाई। इससे क्या टेक अवे लिया, मेरी जर्नी से क्या आपने सीखा, क्या आप मेरे से आगे और किस टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय श्री राम। कमेंट जरूर करना भाई। और जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं ना उनके साथ शेयर करो, जिनको आप चाहते हो कि वो लाइफ में कभी लो फील ना करें। और बस ठीक है, धन्यवाद आप सबका यहाँ तक देखने के लिए। जय श्री राम। और बस ठीक है, मेहनत करो भाई, वैकेंसी आएंगी। नेगेटिव लोगों से बचना, प्लीज बचना, प्लीज। दिमाग की तरह काम करते खा जाएंगे वो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस को। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।